हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के शानदार कॉमिक्स तानाशाह। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी धमाकेदार औसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स तानाशाह नागराज सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं कवर फर्स्ट तानाशाह। जब से दुनिया अस्तित्व में आई है तब से इस पर राज करने की तमन्ना रखने वालों की कमी नहीं रही है। अधिकतर लोग तो इस तमन्ना को दिल में ही दबा लेने में अपनी भलाई समझते हैं, लेकिन इस इच्छा को पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं और बन जाते हैं दुनिया के लिए एक अभिशाप। ऐसे कई लोगों को झुकाने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार दुनिया ने उनको ही झुका दिया। पर कहते हैं कि बच्चा बड़े का बाप होता है, इसलिए आज एक बच्चा वह काम करने जा रहा है जिसको बड़े लोग नहीं कर पाए। वह दुनिया को अपने कदमों में झुकाने जा रहा है। सिकंदर महान, चंगेज़ खां, नेपोलियन बोनापार्ट और ये क्वेश्चन मार्क कि बच्चा कौन, और बनने जा रहा है तानाशाह। कहते हैं कि आदमी भी एक जानवर है, दो पैरों वाला बुद्धिमान जानवर। जैविक तौर पर इस बात की सच्चाई प्रमाणित होने के बाद भी कुछ लोग अब इसको व्यवहारिक रूप से सिद्ध कर दिखाने में विश्वास रखते हैं। यही है महानगर के पास स्थित नरोरा आणविक बिजली घर। यह तो अच्छा है कि रेडियो सक्रियता के खतरे के कारण ऐसे प्लांटों को शहर से दूर बनाते हैं, वरना हमारा काम जरा मुश्किल हो जाता। अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 गार्ड होंगे, उनको तो हम संभाल लेंगे। अपना काम शुरू कर दो जजीरा। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रक्टर इस बाड़े में दौड़ रही करंट को भी निष्क्रिय कर देगी और इसके कटने से बज उठने वाले अलार्म को भी। मेरा काम हो गया कश्मीरा। वेरी गुड। अब मैं इस बाड़े को गला देता हूँ एसिड गन से। हस। तेज एसिड की फुहार ने बाड़े के स्टील को तारों की मोम की तरह गला डाला। हमलावर घुसे तो चुपचाप थे, लेकिन किस्मत खराब थी जो उसी वक्त घूमती सर्चलाइट की रोशनी उन पर आ पड़ी। अरे कौन हो तुम लोग, रुक जाओ। आगे बढ़ते कदम नहीं रुके और गार्ड की उंगली लाइट मशीन के ट्रिगर पर कस गई। गोलियां चली लेकिन हमलावरों को रोक नहीं पाई। तर 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 तर। ओहो, इन लोगों ने बुलेट प्रूफ पोशाक पहन रखी है, पर इनके चेहरे ढके हुए नहीं हैं। उसी को निशाना बनाता हूँ, लेकिन गार्ड के निशाना बना पाने से पहले ही वह खुद निशाना बन गया। खचाक। ओहो, गड़बड़ हो गई। गोलियों की आवाज़ से पूरे पावर स्टेशन में फैल गई होगी। कश्मीरा का ख्याल सही था। पूरा सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो उठा। पावर स्टेशन पर अटैक किया जा रहा है। अंदर आने के सारे रास्ते सील कर दो। पूरे पावर स्टेशन के स्टील शटर गिरकर एंट्री पॉइंट को बंद करने लगे। ओह, हम इस स्थिति के लिए भी तैयार होकर आए हैं। धड़ाधड़। दरवाजे के बंद होते होते भी चिपचिपे प्लास्टिक विस्फोटक का एक गोला दरवाजे के नीचे खिसक चुका था। पलीता सुगला चढ़ 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 और अंदर आने का रास्ता बन गया। बाम। चलो अंदर, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बाहर से स्पेशल फोर्स अब किसी वक्त यहाँ पर पहुँच सकती है। ओ माय गॉड, ये तो पूरी तैयारी करके आए हैं, लेकिन इनका इरादा है क्या? लुटेरों का इरादा जल्दी ही पता चलने वाला था, क्योंकि सुरक्षा गार्ड हमलावरों को रोकने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम लोग इन गार्डों को संभालो, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। तर 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 तर। कश्मीरा भी, जिसने भी आणविक संयंत्र के बारे में जानकारी दी थी, वह एकदम सटीक थी। कश्मीरा को सही जगह पहुंचने में समय नहीं लगा। यही है लेड के बक्स बंद हुए प्लूटोनियम छड़ें जिनके पीछे खिसता हुआ मैं यहाँ तक चला आया हूँ। आधा काम तो हो गया। अब इनको राजनगर ले जाकर इन्हें तकनीकी टीम के हाथों में सौंप देना है। उसके लिए तुमको राजनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी तकनीकी टीम को भी मैं उसी जेल में पहुँचा दूंगा जहाँ मैं तुमको बंद करूँगा। नागराज, अलार्म बजा तो 1 मिनट ज़्यादा नहीं हुआ, फिर तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? मेरे जासूस सर्प और इस ओर की हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। तुम्हारे अंदर घुसने से पहले ही मुझे मानसिक संकेत मिल चुके थे कि कुछ लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में घुसने की तैयारी में हैं, और मैं यहाँ तुमसे घुसने से पहले यहाँ चल चुका था। ताड़। मुझे तेरे यहाँ आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नागराज, क्योंकि मैं एक पूरी मिलिट्री बटालियन से लड़ने की तैयारी करके आया हूँ। तू अकेला भला मुझे क्या रोकेगा? ओहो, तो तू मुझ पर गोली चलाएगा? चला ले, ये भी इच्छा पूरी कर ले। नागराज के को एक पल के लिए अपनी शक्ति पर अभिमान हो गया था, और अभिमान करने का नतीजा बुरा होता है। मेरा शरीर जल रहा है। इस बंदूक से गोली नहीं, एसिड निकलता है नागराज। मैं जानता हूँ तुझ पर गोलियाँ असर नहीं करती। अब तू जब मुझे रोकने लायक हो पाएगा, तब तक मैं अपना काम पूरा करके यहाँ से निकल चुकाऊँगा। ओहो, तेजाब के हमले की मैंने उम्मीद नहीं की थी। यह काफ़ी चालाक निकला, लेकिन मेरी सर्व शक्तियाँ घाव काफ़ी तेज़ी से भर रही हैं। जल्दी मैं इस लायक हो जाऊँगा कि इसके पीछे जा सकूँ।
बाहर कॉरिडोर में गार्डों और हमलावरों के बीच खूनी संघर्ष जारी था। बस काम हो गया, अब यहाँ से निकलने की कोशिश करो। 1 मिनट कश्मीरा, इन गार्डों को ख़त्म कर लूँ। वैसे भी गोलियाँ बचा कर ले जाने का क्या फ़ायदा है। गोलियाँ गार्डों के बदन को छेदने के लिए हथियार की नाल से निकली, तड़ 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 तड़, लेकिन किसी और के बदन को छेद गईं, और एक ऐसे बदन पर जिस पर गोलियों का असर नहीं होता, क्योंकि उसके शरीर के सूक्ष्म स्तर किसी भी घाव को तुरंत भर देते हैं। नागराज, तू मेरी उम्मीद से जल्दी समझ गया। जजीरा, मामूल, अपने चेहरों पर मास्क पहन लो, मैं स्मोक बंग पटकने जा रहा हूँ। पटाख। कुछ पलों के लिए गलियारे में गाढ़ा धुआं भर गया। ओफ, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा। ऐसे तो ये आतंकवादी भाग निकलेंगे और मैं इनको रोक नहीं पाऊंगा। 1 मिनट, अगर दिख नहीं रहा तो मुझे अपनी दूसरी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए। स्पंदन यानी वाइब्रेशन महसूस कर सकने की शक्ति। इस रास्ते से आतंकवादी ज़रूर भाग कर जाएंगे। मैं अपने सीने के सफ़ेद शल्कों से उनके कदमों को भागने की आहट भी महसूस कर सकता हूँ और उनके भागने की दिशा का भी अंदाज़ा लगा सकता हूँ। जमीन पर छाती के बल चिपका नागराज सांप की गति से एक तरफ बढ़ने लगा और पहले आतंकवादी को उसने धुएं से भरे कॉरिडोर में ही पकड़ लिया। धड़ाक। और जब तक कुछ आतंकवादी को समझ पाता, उसका सर छत से टकरा चुका था। दूसरा आतंकवादी भी ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाया। थम, लेकिन बाकी बचे जजीरा और कश्मीरा गोलियों की बरसात करते हुए बाहर तक आ चुके थे। ऑपरेशन प्लूटोनियम सफल हुआ। जजीरा, अब हमको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन कभी कभी एकदम सामने दिखने वाली मंजिल भी एक पल में काफ़ी दूर नज़र आने लगती है। धम। अब मैं तुझे बताता हूँ कश्मीरा। कड़ाक की जान निकलती है तो कैसा लगता है। नागराज की फुंकार प्राणलेवा स्तर तक की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कश्मीरा को अपने सारे शरीर से ताकत गायब होती हुई सी महसूस हुई। आहा, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं मेरा दम घुट रहा है। कमाल है, तू बेहोश नहीं हुआ। लगता है तू नशा बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए हल्की विस्फुंकार को बचा गया। अब मैं तुझ पर इस तेज फुंकार को छोड़ूंगा छोड़ता रहूँगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता। लेकिन नागराज के विस्फुंकार छोड़ने से पहले कश्मीरा के हाथ बड़ी तेज़ी से हिले और सक्रिय प्लूटोनियम की छड़ नागराज के शरीर से आ सटी। ये एक्टिव प्लूटोनियम की छड़ें हैं नागराज, इसमें तीव्र रेडियो एक्टिविटी निकलती है। मैंने तो एंटी रेडिएशन सूट पहन रखा है, इसलिए मुझ पर रेडिएशन का असर मामूली सा होगा, लेकिन तुझ पर इस रेडिएशन का घातक असर ज़रूर होगा। क्या असर होगा यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन होगा ज़रूर। ओहो, जैसे कैंसर के रोगियों में रेडिएशन प्रयोग कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, वैसे ये रेडिएशन मेरे शरीर में सूक्ष्म नर्वों को तेज़ी से नष्ट कर रहा है। मुझ पर कमज़ोरी छा रही है, क्योंकि मेरी नाक शक्ति का मुख्य स्रोत ये सूक्ष्म सर्पी हैं। हाँ, जीत उसी की होती है जो आखिरी लड़ाई जीतता है, और वह विजेता कश्मीर ही है। ये भाग रहा है, इस कमजोरी की हालत में मैं इसका पीछा नहीं कर पाऊंगा। बेशक तुम सूक्ष्म के रूप में इस कश्मीरा के साथ जाओ और मुझे मानसिक संकेत भेजते रहना। महानगर में घटे इस घटनाक्रम का दूसरा हिस्सा राजनगर में खेला जाना था। इस उजाड़ चर्च को मैंने खरीद कर इसमें पूरे 1 साल इसी पल के लिए मेहनत की थी, लेकिन फिलहाल राजनगर में कुछ और ही घटनाक्रम जन्म ले रहा था। क्योंकि आज से 15 साल पहले जब मेरे आध्यात्मिक गुरु और तुम्हारे पिता महान एग्जॉर्सिस्ट यानी ओझा गियोटो जब अपना शरीर त्याग रहे थे, तब उन्होंने यह वादा किया था कि आज के दिन अपने आत्मिक रूप में एक बार पृथ्वी पर आएंगे और दुनिया को सत्य मार्ग दिखाएंगे। लेकिन शर्त यह थी कि वे हमारे बेटे के शरीर के माध्यम से ही पृथ्वी पर आने का माध्यम बनेंगे। इसलिए मुझे अब तक इंतजार करना पड़ा जब तक हमारा बेटा पैदा होकर बड़ा नहीं हो गया। मरने के कुछ दिनों के बाद मेरे स्वप्न में आकर उन्होंने इस चर्च का पता बताया। इसलिए उस दुनिया का द्वार खुलता है जिसे लोग आत्माओं और पराशक्तियों की दुनिया कहते हैं। इसलिए मैंने इंग्लैंड में सिर्फ इसलिए दिन रात काम किया ताकि मैं पैसा जोड़कर इस चर्च को खरीद सकूं। ओहो, मैं दिन रात तुमसे सवाल पूछा करती थी, पर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। कम से कम मुझे पहले ही बता दिया होता वीटो। शायद तुम मेरी पत्नी होकर भी मुझे पागल समझती। लेकिन आज मैं साबित कर दूंगा कि मेरा गुरु का वादा झूठा नहीं था। लेकिन पिताजी की आत्मा क्या हवा से निकलकर हमारे बेटे जीवों के शरीर में घुसेगी? सच पूछो तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। वैसे जीवों की तो कोई खतरा नहीं है ना? जीवो मेरा ही बेटा है मारिया, मैं उस पर कोई खतरा आने नहीं दूंगा। वैसे भी गुरु गियोटो की आत्मा जीवों के मुंह से अपनी बात कहेगी, उसके शरीर पर कब्जा नहीं करेगी। आखिर जीवो उनका भी तो नाती है। और गियोटो की आत्मा हवा में ऐसे नहीं आएगी, उसके लिए एक खास यंत्र बनाया है। उस यंत्र के पुर्जे और उसके बनाने की विधि भी मुझे गुरु गियोटो ने कई स्वप्नों में थोड़ा थोड़ा करके बताई थी। और ये देखो, ये यंत्र जिसको बनाने में 1 साल से जुटा था और जिसको बनाने के बाद मैं तुमको और जीवो को इंग्लैंड से यहाँ बुलाया था। अब जीवो भी यहाँ पर है और वह समय आ गया है जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अब मैं गुरु गियोटो की आत्मा का आह्वान करना शुरू करता हूँ। ओहो, जल्दी शुरू करो ना पापा, मैं खुद भी नाना जी से मिलने के लिए बेताब हो रहा हूँ।
एक रोमांचक प्रयोग अपने पूरे उफान पर आ रहा था। और पास में ही तुमने माल छिपाने के लिए जगह तो बहुत अच्छी ढूंढी है एरिया कमांडर बेहात। सिर्फ अच्छी नहीं, सुरक्षित भी यह जगह। एजेंट शमशीर, तुम ठीक मेरे पीछे पीछे आना। एक कदम भी इधर उधर रखा तो पूरा बदन चिंदियों में बिखर जाएगा। क्योंकि इस कब्रिस्तान में कुछ जगह मैंने लैंड माइन यानी बारूदी सुरंगें बिछा कर रखी हैं, ताकि अगर किसी को यह पता भी चल जाए कि यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ छिपाई गई है तो भी वह उस तक ना पहुँच सके। अच्छा हुआ जो हम पुर्जों को निकालो। अच्छा, अब तुम पुर्जों को निकालो। कश्मीरा के प्लूटोनियम रॉड यहाँ पहुँचते ही मैं पुर्जों को फिट करना शुरू कर दूंगा और 1-2 घंटों में बन जाएगा। कुछ मुर्दों के जुबान भी होती है। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। मसूद, फावड़ा उठा और खोदना चालू कर। किसी एक कब्र खुदने से अंदर सड़गड़ा मांस निकलने की उम्मीद बन जाती है, और उन गिद्धों को जो शिकार पाने के लिए उसे मार भी सकते हैं और उसके लिए मर भी सकते हैं। ओह दूर हट। अब ये गिद्ध तो अब दिखाई नहीं देते। पहले हम बचपन में देखा करते थे ऊपर उड़ते हुए, लेकिन अब गिद्ध बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। और यकीन मानिए आप कॉमिक्सों में भी कभी गिद्ध को नहीं देख सकते। दिखाई देंगे, दिखाई देते होंगे आज की। इन गड्ढों को व्यवधान डालने से कब्र खोदकर सामान निकालने में समय लगेगा, और मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुककर पकड़े जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। धाएं चियाँ। अपने भोजन की तलाश में आए भूखे और बेजुबान पक्षियों के शरीर में गोलियां धंसनी शुरू हो गई। कुछ गिद्ध तो वहीं दाराशाही हो गए। धाएं धाएं। लेकिन एक घायल गिद्ध अपनी जान बचाकर उड़ चला मदद मांगने के लिए, क्योंकि वह समझ गया था कि लोग लाश दफनाने वाले नहीं बल्कि जिंदों को लाशों में बदलने वाले हैं। और राजनगर में रहने वाले हर पशु पक्षी की तरह वह गिद्ध भी जानता था उसे मदद कहाँ से मिलेगी। तुम्हारे जैसा दृढ़ निश्चयी इंसान मिलना मुश्किल है ध्रुव। तुमने बिना किसी सहारे के सिर्फ अपने पिता श्याम को ही बेगुनाह नहीं सिद्ध नहीं किया, बल्कि दुनिया को भी आणविक मिसाइलों के खतरों से बचा लिया। लेकिन मुझे एक बात सही बताना ध्रुव, अपने दादा और ताऊ के मिल जाने के बाद भी तुमने जो हमारे साथ रहने का फैसला किया है उसके पीछे कोई मजबूरी तो नहीं है ना? एक मजबूरी तो है मम्मी। अब तक दादाजी और ताऊ जी मेरे बगैर ही रहे थे और आगे भी रह लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के बगैर रह नहीं रह सकता। यह मेरी मजबूरी है। इसको प्यार की मजबूरी कहते हैं बेटे। तू क्या समझता है हम तेरे बगैर रह सकते हैं? क्या मम्मी तुम भी इमोशनल हो जाती हो बिल्कुल फिल्मी माँ की तरह? इतना अच्छा मौका मिला था भैया को फुटाने का और तुमने उसे गवा दिया। अच्छा, अब तू मुझे घर से भगाएगी? ज़रा ठहर तो 4-5 साल, फिर मैं तुझे घर से भगा दूंगा, तेरे दूल्हे के घर तक। अरे भाग गए श्वेता को भगाने वाले। ज़्यादा चवर चवर की तो ऐसी भाभी ढूंढूंगी कि बोलना ही भूल जाओगे। तभी अरे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, घंटी क्यों नहीं बजाई? टक टक। जाओ जाओ, जाकर देखो कहीं तुम्हारे होने वाले रिश्तेदार तो मिलने नहीं आए। लेकिन दरवाज़ा खोलते ही ध्रुव चकित रह गया। ओ माय गॉड, यह तो एक गिद्ध है। इसे काफ़ी घायल है, गोली का घाव लगता है। इसे अंदर ले सकते हैं, मैं घाव करके साफ पट्टी कर देती हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर में गिद्ध की हालत संभाल ली। गोली गर्दन को छूती हुई निकली है। घाव गहरा नहीं था, पर इसने गोली चलाई किसने और क्यों? शिशु, यह कुछ कहना चाह रहा है? हाँ मैं समझ रहा हूँ। ओहो, मैं भी वहाँ जाकर सारा मामला समझ कर आता हूँ, तब तक तुम आराम करो। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो भैया? शहर के बाहर बने पुराने ईसाई कब्रिस्तान में। वहाँ कुछ लोग कब्रें खोद रहे हैं और उन्होंने इस गिद्ध पर गोली चलाई है। राजनगर का रखवाला फरिश्ता निकल पड़ा था अपराध की एक और जड़ उखाड़ने। लेकिन वह अच्छी तरह समझ रहा था कि एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा था। वे कब्र खोदने वाले कोई मामूली अपराधी नहीं लगते। कब्र खोदने तो कई वाक्य होते हैं, लेकिन अब तक गिद्ध के परेशान करने पर गोली चलाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। जरूर उनके कब्र खोदने के पीछे कोई बड़ा कारण है। मुझे पहले मामला समझना होगा और फिर बीच में कूदना होगा। मामला सचमुच गंभीर था। हाँ यही है वह पुर्जों वाला बक्सा जो हमारे देश की गुप्तचर एजेंसी ने तुम अफगानियों को दिया था, ताकि इसके जरिए तुम लोग जम्मू और कश्मीर में आतंक का वह भीषण नाच कर सको जैसा हिंदुस्तान वालों ने आज तक नहीं देखा था। एजेंट शमशीर के कुशल हाथों ने पुर्जों को तेज जोड़ना शुरू किया और लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन पुर्जों ने के एक खतरनाक यंत्र का रूप ले लिया था। तुम्हारा आधा काम हो गया है बेहात। अब हमें प्लूटोनियम रॉड डालने के बाद कुछ पुर्जे और कसने होंगे, फिर तैयार होगा तुम्हारा मिनी प्लूटोनियम बम, जो जब फटेगा तो 5 किलोमीटर दायरे का इलाका समतल हो जाएगा। चुप कर शमशीर, चुप कर। मैंने कहा था ना मुर्दों की भी ज़बान होती है। सॉरी बेहात, मुझसे खुशी की दवाई चिल्लानी गई। चिल्लाने का मन चिल्लाने का मन करने लगा, पर ये शमशीर अब तक क्यों नहीं आया? कहीं ये फंस तो नहीं गया? पहली बात तो कश्मीरा कभी फंस नहीं सकता शमशीर, और दूसरी बात अगर फंस भी गया तो उसको मिशन पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वह मर भी गया तो उसका मुर्दा प्लूटोनियम रॉड लेकर यहाँ पर आएगा। अच्छा, तो ये कब्र तुमने इसके लिए खोदी है बेहात? कौन?
मैं सुपर कमांडो ध्रुव, तुम जैसों की जात का कट्टर दुश्मन, तुम जैसे भाड़े के टट्टुओं की आंखें निकालने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है मेरा। तू राजनगर से बाहर गया हुआ था। खैर, जिसकी मौत जहाँ लिखी हो वहाँ पर तो उसे आना ही पड़ता है। वहाँ से दूर क्यों खड़ा है? पैरों में मेहंदी लगी है क्या? अगर हमें पकड़ ले। यह मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मैं क्रोध में आकर इसकी तरह लौ पकड़ूं, पर क्यों? जरूर ये मेरा ध्यान बटाना चाहता है। इसकी तरह दौड़ना खतरे का काम हो सकता है, इसलिए हवाई रास्ता ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तीनों पल भर के लिए ध्रुव की इस हरकत पर ठगे से रह गए, लेकिन ये लोग मामूली गुंडे नहीं थे, बल्कि युद्ध की आग में तपे हुए बिगड़े सैनिक और गहन ट्रेनिंग पाए जासूसी एजेंट थे। सबसे पहले मसूद का हाथ हरकत में आया। खर्र, शाबाश मसूद, अब तक डोरी उसका वजन संभाल नहीं पाएगी और सीधा लैंडमाइन पर जा गिरेगा। और तेजी से चक्र की तरह आड़ीदार चाकू नायलॉन स्टील की डोरी को रेत गया। दोनों में सिर्फ एक बात सही थी, डोरी टूट गई। लैंडमाइन, यानी आतंकवादियों ने यहाँ लैंडमाइनें फिट कर रखी हैं, इसलिए अब मुझे अपनी तरफ लपकने के लिए उकसा रहा था। लेकिन ध्रुव का शरीर लैंडमाइन पर नहीं, हवा में ही ध्रुव ने अपने शरीर को एक खास तरह से मोड़ा और मसूद की छाती पर दर्जनों ड्रम एक साथ बज उठे। धम। वो संभालने रखने का तो सवाल ही नहीं उठता था। मसूद हवा में उड़ता हुआ एक तरफ दूर जा गिरा और साथ ही साथ ध्रुव के पैर भी जमीन से टकराए, लेकिन उससे पहले ही ध्रुव अपना संतुलन बना पाता, एक कराटे चाप उसकी गर्दन से जा टकराई। ताड़, और एक रिवॉल्वर की नाल उसके सर पर तन गई। ये कब्र शायद तेरे लिए खोदी गई थी लड़के। तू दुनिया का पहला ऐसा इंसान होगा जिसकी कब्र मरने से पहले खुद गई हो। अगर ऐसा है तो मैं अपने आप ही इस कब्र में घुस जाता हूँ। ढाएं। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी ध्रुव, अपनी ज़िंदगी की आखिरी गलती। अब तो चूहे की तरह इस गड्ढे में फंस गया है और अब तुझे मरने से ढाएं टन यह फावड़ा बचा सकता है। मैं इसे देखने के बाद ही इस कब्र में घुसा था शमशीर, और यह फावड़ा सिर्फ मुझे बचाएगा ही नहीं, आहा, बल्कि तुमको घवप पिटवाएगा भी। धाड़। अब बोलो एरिया कमांडर बेहाल, तुमको बेहाल से बेहाल कर दूं या फिर तुम चुपचाप चलते हो मेरे साथ? शमशीर और मसूद जैसे चूहों को पीट कर तू शेर बनना है ध्रुव? जानता है मुझको बेहाल क्यों कहते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक से लड़ते वक्त मेरे दोनों हाथ टैंकों के नीचे आ गए थे। मेरे दोनों हाथ काट देने पड़े, लेकिन मेरे पाकिस्तानी आकाओं ने अभी मेरे युद्ध कौशल की ज़रूरत थी, और क्योंकि अब सिर्फ मैं रूसी सैनिकों और अफगानिस्तान से भागकर वहाँ पर पाकिस्तान की कठपुतली सरकार को बैठाने का दम रखता था। पाकिस्तान की सरकार ने मुझे अपने खर्चे पर अमेरिका भेजकर मेरे नए हाथ लगवाए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इन हाथों से मैं ना तो कुछ खा पी सकता था, ना उठा सकता था, पर दुश्मन के चीथड़े ज़रूर उड़ा सकता था। मेरे हाथों में इतना बारूद भरा है कि जो अफगानिस्तान में बैठे हर रूसी सैनिक के चीथड़े उड़ाने के लिए काफ़ी था। मेरी इन्हीं भुजाओं की वजह से रूसी वापस रूस भाग खड़े हुए। अफगानिस्तान में मेरा काम ख़त्म हो गया। जो मेरे आकाओं ने मुझे कश्मीर में भेज दिया, हिंदुस्तानी फ़ौजों की कश्मीर की धरती से बाहर खदेड़ने के लिए, बड़ाम। लेकिन यह इतना आसान साबित नहीं हुआ, इसलिए हमने लोहार वाला एक बार करने की सोची, और यह उसी सोच का नतीजा है कि आधा बना प्लूटोनियम बम जो जब फटेगा तो पूरा हिंदुस्तान बहरा हो जाएगा। कड़ाम बड़ाम बड़ाम तड़ 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 तड़। हिंदुस्तान का तो पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल मैं ज़रूर बहरा होने वाला हूँ, क्योंकि तुम इतना हल्ला कर रहे हो कि मेरे कान तो फट जाएंगे और शायद साथ साथ कब्र में सो रहे मुर्दे भी जगकर खड़े हो जाएंगे। मुर्दों की बड़ी फ़िक्र तुझे होनी भी चाहिए, क्योंकि तू थोड़ी देर में इनकी जमात में शामिल होने वाला है। लाख बचने की कोशिश कर ले, लेकिन बेहात के हाथों से ऐसे ऐसे हथियार बड़े हैं जो पहाड़ों का सीना चीर का सुरंग बना सकते हैं। कब्र के पत्थर के टुकड़े 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 हो गए बड़ाम। ध्रुव अगर एन वक्त पर नहीं हट जाता तो उसके शरीर का यही हाल होता। ऐसे बसते रहने से कोई फ़ायदा नहीं, देर सवेर कोई ना कोई गोली या गोला मेरे शरीर को ढूंढी लेगी। इनकी बंदूकों का मुंह खामोश करना पड़ेगा, पर कैसे? आहा, ये कब्र पर लगा क्रॉस, गोले के धमाके से इसका ऊपरी हिस्सा टूटकर नुकीला हो गया है। शायद भगवान अपने इसी चिन्ह के जरिए मेरी मदद करना चाहते हैं। इस बेहात की गन से निकले गोले जहाँ टकराते हैं वह चीज़ टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अब यह गोला चलने के पहले ही इसकी गन में फंसा दूँ तो बाजू रूपी गन का भी यही हाल होगा। साएं। ध्रुव ने पूरी ताकत से अपना हाथ घुमाया। निशाना मुश्किल था और मौका सिर्फ एक, लेकिन ध्रुव ना तो मौका चूकना सीखा था और ना ही निशाना चूकना। क्रॉस का नुकीला हिस्सा
बेहात की गन में मुहाने में घुसता चला गया। बेहात अभी ध्रुव के चीथड़े उड़ाने के लिए गोला दागने की प्रक्रिया को बंद नहीं कर पाया। प्लाप, गोला दगा, लेकिन नाल से बाहर निकलने की कोशिश में क्रॉस के नुकीले सिरे से जा टकराया और एक धमाके के साथ क्रॉस के भी टुकड़े हो गए। पाम, बेहात के गन के भी। इस धमाके से बेहात के पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक हिला डाला और जब तक बेहात अपने घूमते सिर और झंझनाते बदन को काबू में कर पाता, ध्रुव ने इस झंझनाहट को और भी बढ़ा दिया। तेरी एक गन तो बेकार हो चुकी है बेहात, अब दूसरी गन के कार्टिजों को मैं निकाल देता हूँ। अब तेरी दोनों गनें बेकार हो चुकी हैं। आहा, कमाल है तू, जो काम रूसी सेना नहीं कर पाई वह तूने कर दिया। लेकिन मामला अभी निपटा नहीं था। असावधान ध्रुव के पीछे मौत खामोशी से बढ़ने के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन ध्रुव के मित्र असावधान नहीं थे। इन धमाकों से पेड़ की सूखी डालों पर सो रहे इक्का दुक्का पक्षी जाग कर ये तमाशा देख रहे थे। फड़फड़, और इनको अपने दोस्त के मरने का कोई इरादा नहीं था। मसूद इस अचानक हुए हमले से बचने के लिए कुछ कदम पीछे हटा। ची 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 ची, और उसका पैर वहाँ पड़ गया जहाँ नहीं पड़ना चाहिए था। लैंडमाइन का टक्कर दब गया और मसूद के पैर उठाते ही पड़ाम, वह दुनिया से ही उठ गया। इस अचानक हुए घटनाक्रम ने ध्रुव का ध्यान कुछ पल के लिए बेहात पर से हटाया और यह सावधानी उसे काफ़ी महंगी पड़ी। तड़ाक, बेहात की सलामत गन से गोलियां तो ध्रुव ने निकाल दी थीं, लेकिन फिर भी उसके हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। लड़खड़ाता ध्रुव अपना संतुलन कायम रखने की कोशिश में कई कदम पीछे हट गया और इस बार लैंडमाइन के ट्रिगर पर पैर रखने की बारी उसकी थी। खट, अरे वाह, यह तो अपने आप ही फंस गया। अभी अपना पैर हटा नहीं सकता और यह हिल भी नहीं सकता। ओ, तुझे भी होश आ गया शमशीर, अब हम पत्थर मार मार कर इसकी जान लेंगे। यह छुपने के लिए भाग भी नहीं पाएगा। इधर ध्रुव एक अजीबोगरीब स्थिति में फंसा हुआ था और एकदम बगल के चर्च में अंदर गियाटो की आत्मा को जीवों के शरीर में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया जोर पकड़ चुकी थी। यह धमाका कैसा था बीटो? कहीं हमारे प्रयोग के कारण कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? नहीं मारिया, अभी यह प्रक्रिया उस स्तर पर नहीं पहुंची है। धमाका किसी और कारण से हुआ है। बाहर किसी किस्म का युद्ध हो रहा है मारिया, और इस युद्ध का असर यहाँ तक भी आ सकता है। मुझे यह प्रक्रिया को तेज करना पड़ेगा, वरना अगर प्रयोग करने से पहले कोई व्यवधान आ गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। वीटो के हाथ तेजी से मशीन के ऊपर घूमने लगे, लेकिन फिलहाल इस युद्ध में गोलाबारी होने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी पत्थरों से वार होने वाला था। लेकिन इससे पहले कि पत्थर ध्रुव का सिर फोड़ने के लिए हवा में तैरते मारने के लिए, बेहात, कमांडर बेहात, ये तो कश्मीरा की आवाज़ है। यानी मेरा शेर अपना काम पूरा करके आ गया। कमांडर, ये रही प्लूटोनियम रॉड्स। इसको टकराने के लिए मुझे नागराज से टकराना पड़ा, लेकिन वही मुझे रोक नहीं पाया। तुझे तो मौत भी नहीं रोक सकती कश्मीर। ला जल्दी से छड़े ला, ताकि शमशीर उनको फिट करके प्लूटोनियम बम पूरा बना सके। शमशीर के अनुभवी हाथ बम को तेजी से पूरा करने लगे। हाँ, देख ले भारत के रखवाले, तेरी आंखों के सामने ही भारत के चीथड़े उड़ाने वाले बम बनना है और तू कुछ नहीं कर सकता। ध्रुव सचमुच कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने बम तैयार हो चुका था। ये तेरी आंखों के सामने तेरी ज़िंदगी का आखिरी सीन चल रहा है। अब तू दी एंड भी देख ले। दोनों तरफ मौत थी, हिलो तो भी और ना हिलो तो भी। लेकिन तभी सांप, ये सांप कहाँ से आ गए? आ गए हैं सांप, तो इनके साथ आ ही गया होगा तुम्हारा बाप नागराज। तुम यहाँ तक कैसे आ गए? इस कश्मीरा के भागते वक्त मैंने इसके साथ एक सूक्ष्म सर्प को भेज दिया था और इसी के मानसिक संकेत का पीछा करता हुआ इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। धड़ाक, इससे पहले कश्मीरा ने मुझ पर प्लूटोनियम छड़ों की रेडी धर्मता का प्रयोग करके मुझे बेबस कर दिया था। इसलिए मैं प्लूटोनियम छड़ों को फिट करके बंद होने का इंतजार कर रहा था। और मैं भी समझ चुका था कि तुम लैंडलाइन पर पैर रखा होने के कारण हिल नहीं सकते, पर इन कीड़ों को मसलने के लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। धम धड़ाक, और चर्च के अंदर आत्मा को आह्वान करने की प्रक्रिया अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। आओ गुरु की आटो की आत्मा, आओ मेरी पुकार सुनो। मैं तुम्हारे इस लोक में, तुम्हारे लोक से इस लोक में आने का रास्ता खोल रहा हूँ। आओ और अपने नाती जीवों के शरीर में प्रवेश करो। वीटो की पुकार पर आत्मिक ऊर्जा की किरण वातावरण में फैलने लगी और आसमान में काले बादल घिरने लगे। बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा बहने लगी और वातावरण में एक कोलाहल सा गूंजने लगा। अरे एकाएक मौसम कैसे बदल गया? इससे पहले कि नागराज कुछ समझ पाता, बिजली एक तरह से कौंधी और नागराज के ठीक बगल में खड़े सूखे पेड़ पर आ गिरी। कर, पेड़ नागराज के शरीर से आ टकराया। नागराज पेड़ के नीचे दबकर जमीन पर आ गिरा हुआ। नाती,
अचानक हुए हादसे ने तीनों आतंकवादियों को भागने का मौका दे दिया। भागो, हम इस चर्च में छिप सकते हैं, वहाँ पर नागराज हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। नागराज उसका पीछा करो, अगर बचकर निकल गए तो न जाने कैसे प्लूटोनियम बम से क्या तबाही मचा डालें। हाँ, पर मैं तुमको छोड़कर कैसे जाऊँ ध्रुव, बिल्ली तुम पर भी गिर सकती है। मैं अपने बचाव का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा नागराज, तुम फिलहाल उनके पीछे जाओ। ठीक है ध्रुव, मैं उससे निपट कर अभी आता हूँ, वापस आता हूँ। लेकिन नागराज यह नहीं जानता था कि एक ऐसे घटनाक्रम में चक्कर में फंसने जा रहा है जो उसको वापस नहीं आने देगा। प्रक्रिया पूरी हो रही है, दूसरी दुनिया का द्वार खुल रहा है। किसी भी क्षण गुरु की आत्मा का संपर्क जीवों के शरीर से हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत बुलाओ, मत बुलाओ मुझे। यह तो गुरु की आटो की आवाज़ है, वे आना नहीं चाहते, पर क्यों? अभी मुझे मत बुलाओ, सिर्फ मैं ही हूँ जो इन दुष्ट आत्माओं को रोके हुए हूँ। ये मुझे पीछे धकेल कर खुद आगे आना चाहते हैं। रोक दो ये प्रक्रिया, रोक दो। कुछ गड़बड़ है, मारिया, यह प्रयोग रोकना पड़ेगा। मैं यह प्रक्रिया रोक देता हूँ, लेकिन उससे पहले कि वीटो प्रक्रिया रोक पाता उसे खुद रुक जाना पड़ा। रुक जाओ, कुछ मत कहना, हिलना ही मत। यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है? कुछ भी हो रहा हो, हमारा तो काम बन गया, हमको बंधक मिल गए। अब नागराज अगर यहाँ पर आ भी गया तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे रोको मत, मुझे प्रक्रिया रोकनी है, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। होती है तो हो जाने दे, पर तू मत हिलना, वरना दोबारा कभी नहीं हिल पाएगा। कंट्रोल पैनल से दूर हट, दूर हट। वीटो के सामने एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। इधर कुआं था तो उधर खाई, और वीटो ने कुआं चुन लिया। रोको, इस प्रक्रिया को रोको। अब मैं ज़्यादा देर तक इसको नहीं रोक सकता। तुम लोगों को जो करना है कर लो, मैं इस प्रक्रिया को रोक करूँगा। वीटो के हाथ कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़े और कश्मीरा के हाथ में थमी पिस्तौल गरज उठी। धाएं! और प्रक्रिया अनियंत्रित हो गई। चारों तरफ से अजीब गरीब साए नजर आने लगे और जीवों के शरीर के भाव पल प्रतिपल बदलने लगे। कभी वह हंसता था तो कभी चीखता था। और फिर कणभेदी आवाज के यंत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए। कर्रम! जीवो, तुमको क्या हो गया है? आंखें खोलो। इतनी आवाज़ों ने नागराज को सही स्थान पर पहुंचा दिया था। ओहो, तुम लोगों ने एक बच्चे पर हाथ उठाया? नागराज बहुत सारे छोटे मोटे अपराध माफ़ कर सकता है, लेकिन निर्दोष बच्चों पर हाथ उठाने वाले से मुझे सख्त नफरत है। आतंकवादियों के सवाल पाने से पहले ही नागराज का हमला शुरू हो गया। तड़ाक! और इस बार ना तो नागराज भागने के लिए रास्ता छोड़ने वाला था और ना ही भाग सकने का मौका देने वाला था। फू! लड़ाई कुछ ही सेकंडों में खत्म होने वाली थी अगर नागराज का एक दुश्मन ना बढ़ जाता। दूर हटो मुझसे। जीवो, यह क्या? जीवो नहीं, मैं हिटलर हूँ। हिटलर की वह अतृप्त आत्मा जिसे दुनिया पर राज करने से पहले ही नरक के लिए रवाना होना पड़ा था। लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। इस बार मैं ऐसे वापस नहीं जाऊँगा। अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे ऐसी दुष्टों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुझको उनको मारने नहीं दूंगा। और बाहर चर्च से अजीब आवाज़ें आ रही हैं और नागराज अभी तक बाहर नहीं आया है। और अभी किसी मुसीबत में न फंस गया हूँ। मुझे इस लैंडमाइन से पैर हटाना ही होगा, पर कैसे? कब्र पर गिरा हुआ चाकू जिसे मसूद ने मुझ पर हमला किया था, वह मेरी मदद कर सकता है। मेरे बूट का अगला हिस्सा लैंडमाइन के बटन पर है। अगर मैं इसे चाकू से जूते के अगले हिस्से को काट कर इस चाकू के बटन पर पहुंच सकता है, और फिर इस चाकू के बटन को दबाए रखकर मैं कब्र से इस हेडस्टोन को खींचकर चाकू को ऐसे टिका दूंगा कि यह बटन दबा ही रहे। अब यह लैंडमाइन नहीं फटेगी और मैं नागराज की मदद को जा सकूंगा। नागराज को सचमुच मदद की जरूरत थी। अब मैं सिर्फ वह मानव हिटलर नहीं रहा, अब मैं एक आत्मा हूँ और मेरे पास अब वही शक्तियाँ हैं जो एक आत्मा के पास हो सकती हैं। तेरे साथ तो खुद मुझे छूते ही तड़पने लगेंगे। यह लड़का मुझे पहली बार मिला है, और अगर इसके ऊपर कोई आत्मा सवार है तो वह भी मुझसे पहले ही मुझसे नहीं टकराई है, लेकिन फिर भी यह मेरे बारे में सब कुछ जानता है। ज़रूर यह मेरे दिमाग को भी पढ़ सकता है। हाँ, मैं तेरे दिमाग को पढ़ सकता हूँ, इसलिए अब मैं जानता हूँ कि अब तू मुझ पर विश्वशृंगार का प्रयोग करेगा और वह भी मुझ पर असर नहीं करेगी। और अब मैं तुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। तेरे शरीर से तेरी आत्मा निकाल कर उसे हमेशा के लिए अनंत में भटकने के लिए छोड़ दूंगा। नागराज तड़प उठा। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। वह ऐसा अनोखे दुश्मन का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था, लेकिन उससे पहले कि उसकी आत्मा सचमुच शरीर से बाहर खिंच जाती, मदद वहाँ पहुँच गई। ओह, यहाँ पर क्या हो रहा है यह तो समझ पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल नागराज को बचाने के लिए मुझे छिपने की जगह ढूंढनी होगी, और इससे बढ़िया छिपने की जगह फिलहाल मेरे सामने नज़र नहीं आ रही। ओह, यह लड़का नागराज को लेकर ठीक उस स्थान पर कूद गया है जहाँ से दूसरी दुनिया का द्वार खुल रहा है। अगर मैंने वहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की तो हो सकता है कि मैं वापस उसी दुनिया में खिंच जाऊँ।
जहाँ से मैं 53 सालों के बाद निकला हूँ। मुझे इनके बाहर निकलने का इंतज़ार करना होगा। अरे ये आवाज़ें, या तो पुलिस सायरन की आवाज़ है। पुलिस यहाँ कैसे आ गई? बू 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 बू। मैं हालांकि पूरी पुलिस फोर्स से निपट सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उनसे टकराव नहीं चाहता। फिलहाल मुझे यहाँ से जाना है, और साथ ही तुम लोगों को साथ लेकर, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे कमीनों की सख्त जरूरत है। वर्ष भैया इसी कब्रिस्तान में आने की बात कर रहा था। यह क्या था? चर्च की मीनार की दीवार को तोड़कर निकला बवंडर। चर्च में कुछ गड़बड़ है पापा, वहीं चलकर देखना होगा। चर्च के अंदर तो जो भी गड़बड़ थी वह शांत हो चुकी थी, और नागराज ने जो भी देखा वह ध्रुव को बता चुका था। ध्रुव और नागराज भी यहाँ पर हैं। तुम दोनों ठीक तो हो ना? यहाँ पर हुआ क्या था? क्या हुआ था कमिश्नर साहब? यह तो मैं ठीक से नहीं बता सकता। अगर बता सकते थे तो ये दोनों, लेकिन ये तो बेहोश हैं इंस्पेक्टर। इन लोगों के लिए एम्बुलेंस होंगे। पर ये लोग हैं कौन? कौन है? इस चर्च में क्या कर रहे थे? यह तो इनके होश में आने पर पता चलेगा। वैसे मैंने जो कुछ यहाँ पर देखा उस पर खुद मुझे यकीन नहीं हो रहा। खैर मुझे तो यह बताओ कि तुम महानगर से राजनगर तक कैसे आए? जहाँ मैं नागराज कमिश्नर राजन मेहरा को सारी कहानी सुना चला गया। ओह, हमारे पास प्लूटोनियम रॉड्स की चोरी की खबर अभी तक नहीं पहुंची है। यह तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हाँ पापा, हमको तुरंत छानबीन कर देनी चाहिए। नागराज, तुम महानगर से अपनी छानबीन शुरू करो, मैं राजनगर में जांच पड़ताल करता हूँ। और चंडिका तुम दोनों की जांच पड़ताल की जांच करेगी। वीटो और मारिया को एक पुलिस वाले की निगरानी में छोड़कर सभी वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन घटना चक्र अभी तक पूरा नहीं घुमा था। एक घटना बची थी। कड़कती बिजली की चर्च की बची मीनार पर गिरी, और टूटे हुए चुके यंत्र में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। फशाक! इतनी ऊर्जा काफ़ी थी उस साये को यंत्र से बाहर निकालकर मारिया के शरीर में प्रवेश करने के लिए। वीटो और मारिया की देखरेख के लिए तैनात सिपाही को इसकी खबर तक नहीं हुई। और इस नई घटना से घटे जीवों के शरीर पर कब्जा जमाए हिटलर की आत्मा भी अनजान थी। उस चर्च की बहुत दूर एक दुर्गम स्थान पर। आहा, मार डाला रे! आहा, कौन है तू भाई? शक्तियाँ तो बहुत तुझ में। नागराज तक को पीट दिया तूने, पर तू है कौन? हमसे क्या चाहता है? मैं हिटलर हूँ नादानो, एडोल्फ हिटलर, जिसे पूरी दुनिया अकेला लोहा लिया था। लेकिन मेरे कई प्रोजेक्टों के पूरा हो पाने से पहले ही मेरे दुश्मनों ने मुझे मिलकर घेर लिया था, और मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। दुनिया को अपने जूतों के नीचे दबाकर रखने की तमन्ना अधूरी रह गई, इसलिए मुझे मुक्ति नहीं मिली। लेकिन मैं इस रूप में आकर दुनिया को तबाह करूंगा, और इस काम में तुम लोग मेरी मदद करोगे, क्योंकि तुम लोगों का भी वही मकसद है जो मेरा है। हम किसी के गुलाम नहीं है लड़के। तुझमें अजीब शक्तियाँ जरूर हैं, लेकिन आत्मा और हिटलर का नाम लेकर तू हमें मूर्ख नहीं बना सकता। अगर साथ काम करना है तो बोल, हम तेरे अंडर में काम नहीं करेंगे। मूर्ख! मैं चाहूँ तो तेरे दिमाग को कब्जे में ले सकता हूँ, और मैं तेरे सिर को तरबूज की तरह फोड़ सकता हूँ। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? मुझे मरे लोग या बिना दिमाग वाले जुम्बी नहीं चाहिए। बस करो, दिमाग की सारी नसें फट तड़क रही हैं, मेरा सर फट जाएगा। हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग हम पर मत करो। बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो? पहले मुझे बताओ कि तुम लोगों के पास यह क्या है, और तुम लोग उसका करना क्या चाहते थे? यह मिनी प्लूटोनियम बम है। हम कश्मीर के आतंकवादी हैं, और इसके बाद हम 2 दिनों बाद श्री हरिकोटा के वेस्ट चौक पर करने वाले थे, क्योंकि 2 दिनों बाद कश्मीर के स्थापना दिवस के समारोह पर भारत के कई बड़े बड़े नेता श्रीनगर आ रहे हैं। और जब यह बम फटेगा तो कई किलोमीटर का इलाका समतल हो जाएगा, और वे बड़े नेता वहीं पहुंच जाएंगे जहां से तुम आए हो। प्लान तो काफ़ी दुस्साहसी बनाया तुम लोगों ने, लेकिन इससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। मैं दूसरी दुनिया में रहकर भी इस दुनिया पर नज़र रखे हुआ था। मुझे भी इस दुनिया में हुए एक एक वाक़ये की खबर है। कश्मीर के बारे में मैं भी जानता हूँ। तुम्हारे धमाके से 4 नेता मरेंगे और 4 और आ जाएंगे, और भारतीय सेना तुम लोगों के पीछे अलग से पड़ जाएगी। इस बम का किसी और तरीके से इस्तेमाल करना होगा ताकि ज़्यादा आतंक फैले। और मैं तुम लोगों के साथ कश्मीर चलकर पहले वहाँ की स्थिति देखूंगा, फिर रास्ता बताऊंगा। फिलहाल चलकर उस बंकर का दरवाज़ा तोड़ना है। क्या है उस बंकर में? जर्मनी सेना की इमरजेंसी सप्लाई का डिपो। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमने ऐसे बंकर पूरी दुनिया में बनाए थे। मैं तुम लोगों को यहाँ लेकर आया ही इस बंकर के कारण था। बंकर के अंदर ये हैं हमारे गोले बारूद के सील्ड कार्टन, लेकिन मैं यहाँ पर इनके लिए नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ इस पोशाक के लिए, जर्मन सैन्य अधिकारी की पोशाक। इसके बिना मैं खुद को अधूरा महसूस कर रहा था, लेकिन इसको पहनने से मैं अपने के लिए मुझे अपने साइज का बनाना होगा। जीवों के हाथ ने पोशाक को छुआ, पोशाक सिकुड़ने लगी। अब ये मेरे शरीर की नाप की बन जाएगी, और फिर अब मैं बन गया हूँ वही जर्मन तानाशाह हिटलर। अब चलो, मैं तुम लोगों को अपनी कश्मीर
शक्ति से कश्मीर ले चलता हूँ। प्लूटोनियम बम अपने आप मंजिल तक नहीं पहुँचा था और उसे खोजने की जी तोड़ कोशिशें जारी थी। महानगर के एक पुलिस लॉकअप में ये रहे हुए 3 आतंकवादी जिनको तुमने पावर स्टेशन से पकड़ा था नागराज। इन पर हमने सभी तरीके आजमा लिए, 3rd डिग्री भी, लेकिन इनकी जुबानें नहीं खुली। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है इंस्पेक्टर, इनको जल्द से जल्द पता लगाना होगा बम का प्रयोग कैसे होगा। मैं इनकी जुबानें खुलवाता हूँ। अब बताओ कि बम कहाँ पर है, कहाँ ले जाएगा कश्मीरा उसे बताओ, वरना मेरे साहब तुम लोगों को ना जिंदा में छोड़ेंगे ना मुर्दा में। हम नहीं बता सकते, हमारे संगठन के हाथ बहुत लंबे हैं। अगर हमने जुबान खोली तो वे हमको यहाँ पर भी नहीं छोड़ेंगे। उनके हाथ तो दर्दनाक मौत मरने से अच्छा है कि तुम ही हमको मार डालो। इनसे सिर फोड़ना बेकार है नागराज। हमने राजधानी से स्पेशल इंटेरोगेटिव बुलाए हैं, वही इसकी जुबान खुलवाएंगे। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी इंस्पेक्टर, कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इधर नागराज रास्ता ढूंढ रहा था और उधर बेहाद, कश्मीरा और शमशीर मंजिल पर पहुंच चुके थे। अच्छा, तो ये है तुम्हारा कश्मीरी अड्डा। अच्छा, काफ़ी सुरक्षित है। और ये है तुम्हारे साथी। ये लड़की कौन है? दिखने में बाघ जैसी और काम भी वैसी करती है। बाघ भी शर्मा जाए ऐसे काम करती है। हिटलर, प्यूमा कहते हैं इसे। 2 साल पहले न जाने कहाँ से अपने आप ही हमारे पास आ गई थी। दोस्तों, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा असल में यह है कौन। इसको हमने एक बूढ़े पहाड़ी के पास देखा था। यह मेले में इसका बाघ सा मेकअप करके इसने करतब दिखाया था। कमाल की कलाबाज थी। हमको लगा ये हमारे काफ़ी काम आ सकती है। हमने इसको उस बूढ़े से ख़रीद लिया, तब से हमारे साथ है। ये कौन है, कहाँ से आई है, ये खुद भी याद नहीं है, लेकिन बड़ी वफादार और गजब की लड़ाकू है। तुम काफ़ी इम्प्रेस्ड हो इससे। चलो इसके करतब भी देख। मिल गई बम लगाने की जगह, जहाँ पर बम लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और तबाही भरपूर होगी। कौन सी है वह जगह? वो बर्फीली पहाड़ियाँ। तुम प्लूटोनियम बम वहाँ पर फोड़ो। इससे जो भीषण गर्मी पैदा होगी वह एक नदी जितना पानी पिघला देगी और वह पानी इधर की तरफ बढ़ेगा तो पूरा शहर पानी की कब्र से ढक जाएगा। वाह हिटलर वाह, गजब की शैतानी बुद्धि पाई है आपने। सचमुच आप हम लोगों पर राज करने लायक हैं। तबाही का इतना सीधा और भीषण रास्ता तो मेरी खोपड़ी में कभी आया नहीं। अब कल यह बम वहीं पर फटेगा, लेकिन कल मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है आपको हिटलर? अफ़गानिस्तान के दक्षिणी शहर गुनेवाल। वहीं पर वह चीज़ है जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, लेकिन वह चीज़ वहाँ पर दबी हुई है। मुझे ठीक ऊपर सैनिक मुख्यालय बना दिया गया है, उसको तोड़ना होगा और उसके लिए मुझे सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गोरिल्ला सैनिकों की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। अफ़गानिस्तान में इस वक्त तो मेरे दोस्तों की सरकार है, लेकिन फिर भी सैनिक मुख्यालय को तोड़ने की बात वे कभी नहीं मानेंगे। इनके लिए तो सचमुच गोरिल्ला सैनिकों की मदद लेनी होगी। उनसे तो मैं आपको मिलवा तो सकता हूँ, पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनके पास सरकारी सैनिकों से लोहा लेने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है। उसकी फिक्र तुम मत करो। जहाँ एक अत्यंत गुप्त स्थान पर जर्मनी टैंकों और विमानों का गोदाम है, वे अभी भी काम करने की हालत में होंगे। वह मैं गोरिल्ला सैनिकों को दे दूंगा, फिर तो काम बन जाएगा। आप वहाँ पहुँचिए, मैं गोरिल्ला सैनिकों से मिलवाने के लिए खुद आपके साथ चलता हूँ। परिस्थितियाँ और जटिल होती जा रही थीं और अभी तक पहली समस्या नहीं सुलझी थी। महानगर लॉकअप में बंद आतंकवादियों की जुबानें नहीं खुली थी। तूने सुना कल खास पूछताछ करने वाले आ रहे हैं, अगर उन्हें हमारी जुबानें खुलवा ली तो फिर मौत निश्चित है। पर घबराओ मत कश्मीरा, हमको यहाँ बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। एक उस आतंकवादी की जुबान पर शायद सरस्वती बजा रही थी। कहते हैं कि इसकी बात सच हो गई। एक कौन है तू? पुलिस स्टेशन में किस लिए घुसता चला रहा है? तो उसको मौत देने के लिए इंस्पेक्टर कड़ाक, क्योंकि तूने कश्मीरा और बेहात के साथियों को लॉकअप में बंद करने की ज़रूरत की है। अरे गोलियों का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा, पर कैसे? धाएँ इसलिए कंजा खान को इतने सालों बाद फिर से हिंदुस्तानी पुलिस से टकराने के लिए अपनी मान से बाहर निकलना पड़ा। धड़ाक, कंजा खान ने एक झटके में लॉकअप की सलाखें उखाड़ दी। चलो चूहों, बाहर निकलो बाहर। कौन हो तुम? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। कड़ाक, पहले किधर से देखेगा? कंजा खान दहशतगर्दी की दुनिया से तभी रिटायर हो गया था जब तुम्हें पजामे का नाड़ा बांधना सीखता था। वो तो हमको बेहाद भाई बोला कि हम तुमको छुड़ाने वास्ते इधर आए, अब निकलो बाहर। कुछ ही पलों बाद तीनों आतंकवादी कंजा खान के पास पुलिस स्टेशन से बाहर खड़े थे। चलो जल्दी गाड़ी में बैठो, कोई पुलिस वाला आ जाएगा, चक्कर हो जाएगा। पर बस जाना कहाँ है खान? ओए कश्मीरा, तुमको नहीं बताया वो किधर मिलेगा? खान के सामने ड्रामा करेगा तो काट कर फेंक देगा। हमें मालूम है खान भाई, गुस्सा मत करो। पहले ही पुलिस वालों ने इतनी पिटाई कर रखी है, तुम तो गर्दन मत दबाओ। तो चला, गाड़ी में बैठ कर चला उसे जल्दी। कश्मीर की तरफ जाने वाले हाईवे पर दौड़ रही थी। महानगर वाला सूत्र हाथ से निकल चुका था और राजनगर में भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। ये दोनों अभी तक बेहोश हैं। ध्रुव क्यों है यह पता नहीं चल रहा। इस दौरान इस औरत की हालत तो और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है। इसकी नब्ज और रक्तचाप बहुत ज़्यादा हाई हैं। इतने तेज रक्त के चाप के बावजूद भी यह जिंदा कैसे है? मुझे तो इसी बात का आश्चर्य है। इनका जल्दी होश में आना जरूरी है डॉक्टर साहब।
इनके अलावा और कोई नहीं बता सकता कि चर्च में हुआ क्या था। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं ध्रुव, कोई डेवलपमेंट होते ही तुमको खबर कर देंगे। ओहो, हिटलर ने अपनी शैतानी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। अब मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे इस दुनिया में भी सिर्फ गियाटो ही रोक सकता है, और इसके लिए मुझे अपनी बेटी मारिया के शरीर का ही इस्तेमाल करना होगा। लेकिन हिटलर ने अपने मकसद के लिए इस लोक की कुछ दुष्ट आत्माओं का सहारा लिया है। हिटलर की आत्मा से तो मैं निपट सकता हूँ, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं से निपटने के लिए मुझे सदात्माओं की ज़रूरत पड़ेगी। इस लड़के ध्रुव के अंदर एक शक्तिशाली सदात्मा मौजूद है, मैं इसी की मदद लूँगा। स्ट्रीट लाइटों के ऊपर उड़ते मारिया के शरीर को कोई नहीं देख पा रहा था, और मारिया के शरीर के अंदर मौजूद गुरु गियाटो की आत्मा ध्रुव को अकेले मिलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन रास्ते पर भीड़भाड़ बनी रही। ध्रुव अकेला तभी हुआ जब अपने कमरे पहुंचा। क्या हुआ भैया, कुछ पता चला उन बम चोरों के बारे में? कुछ नहीं श्वेता, लेकिन तू अपना दिमाग क्यों ख़राब कर रही है? तेरा इन सबसे क्या मतलब? तू तो चुपचाप अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुट जा। और सुन, मैं रात को गश्त पर जाने से पहले कुछ देर सोना चाहता हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ओके भैया। श्वेता की टेस्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। वैसे भी इन सब झगड़ों से श्वेता को नहीं, चंडिका को मतलब रहता है। ओह, पीछा छूटा, वरना अगर श्वेता कमरे में रहती तो मुझे तैयारी करने में देखकर समझ जाती कि मैं शहर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठकर पूछ नहीं होगा। इतना तो स्पष्ट है कि वो कश्मीरी आतंकवादी थे, इसलिए उस बम का प्रयोग भी कश्मीर में ही किया जाएगा। मुझे कश्मीर जाकर उन आतंकवादियों की तलाश करनी होगी। मैं श्वेता या मम्मी पापा को यह बताकर परेशान नहीं करना चाहता था प्लूटोनियम बम के कारण वे खामखा चिंतित हो जाएंगे। और अरे, खिड़की पर खटखट, कौन? टक टक। ओह, यह तो वही औरत है, पर ये यहाँ पर कैसे आ गई? यह तो अस्पताल में बेहोश पड़ी थी और इस वक्त ये हवा में उड़ रही है। और ये शीशे में से रास्ता बनाती हुई अंदर आ रही है, पर कैसे और क्यों? क्योंकि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ध्रुव। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ ध्रुव, और इसी से अंदर आने का कारण भी यही था, तुम मेरी बातें सुनकर मुझ पर आसानी से यकीन कर सको। ओह, कौन हो तुम और ये सब क्या मामला है? मैं अपनी बेटी मारिया के शरीर में ओजा गियाटो की आत्मा हूँ, और मुझे हिटलर को इस आत्मा को रोकने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, जो मेरे नाती यानी मेरे बेटी मारिया के बेटी जीवो के शरीर में प्रवेश कर गई है। और अब वह हिटलर की आत्मा इस दुनिया को तबाह करने की योजना पर काम कर रही है। यह सब क्या चक्कर है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर शुरू से बताओ तो शायद मैं कुछ समझ सकूँ। गियाटो की आत्मा मारिया के मुंह से सारी कहानी ध्रुव को सुनाती चली गई। और दूसरी तरफ आतंकवादी कश्मीर स्थित अपने अड्डे पर पहुंच चुके थे। कश्मीरा, हम आ गए। कश्मीरा, कश्मीरे। अरे वाह, तुम लोग पुलिस से बचकर भाग आए। पर कैसे? हम कहाँ भाग पाते। वो तो शुक्र है कि बेहाद भाई का, जिन्होंने कंजा खान को हमें छुड़ाने के लिए भेज दिया। उन्होंने सलाखें तोड़कर हमको बाहर निकाल लिया। रास्ते में कपड़े भी इन्होंने खरीदे, वरना हम तो कश्मीर की ठंड में मर जाते। कंजा खान कौन हो तुम भाई? पहले तुमको कभी नहीं देखा। और बेहाद कमांडर ने कब तुमसे संपर्क किया उनको छुड़ाने के लिए? वो हमारा और बेहाद की सीक्रेट बात है। किधर है बेहाद? हमको अभी उसके पास ले चलो अभी। वो तो ऊपर बम लगाने। अरे कुछ नहीं, चलो मैं तुमको उनके पास ले चलता हूँ। जल्दी आजा कश्मीरा, तू यहाँ पर कैसे आ गया? तू तो मकान की निगरानी के लिए रुका था ना? वैसे बम सही जगह पर फिट हो गया। प्यूमा और शमशीरा भी काम पूरा करके बस आते ही होंगे। पर तू मकान खाली छोड़कर क्यों आ गया? वहाँ निगरानी कौन करेगा? मेरे तीनों साथी भाग महानगर पुलिस से बचकर यहाँ तक आए हैं। वे मकान में ही हैं। छूट कर आ गए? कैसे? कमांडर, तुमने ही तो उनको छुड़ाने के लिए कंजा खान को भेजा था। इसको? कंजा खान कौन है ये? मैं इसको नहीं जानता। अगले ही पल कश्मीरा और बिहार सारी बात समझ गए। ये चाल है कश्मीरा, ये जरूर कोई पुलिस का आदमी है, हमारी टोलने आया है। तड़ 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 तड़। मैं समझ गया कमांडर, पर यहाँ आकर इसने अपनी मौत को दावत दी है। गोलियों की बारिश कंजा खान की तरफ लपकी और उसके शरीर से भी टकराई, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाई। मुझे मारने की कोशिश बेकार है कमीनों। नागराज से बचकर कोई अपराधी आज तक भाग नहीं पाया है। तुम लोगों तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। मैं खुद ही भेष बदलकर तुम्हारे आदमियों को भगा दूं और इनके ज़रिए तुम तक और बम तक पहुंच सकूं। पुलिस को भी इस प्लान के बारे में पता था, और अब तक पुलिस तुम्हारे मकान तक भी पहुंच गई होगी। भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं बेहात। खैरियत इसी में है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। बेहात ना कभी कानून के हाथ आया और ना कभी आएगा। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा, क्योंकि अब बेहात ने अपनी गनों को जोड़ भी लिया है और उनमें गोला बारूद भर लिया है।
तुझ पर गोलियां का असर नहीं होता, लेकिन देखता हूँ कि तू रॉकेट अटैक से कैसे बचता है। क्लिक, धड़ाक। यह सही है बेहाद कि अगर ये रॉकेट कहीं से भी टकराएंगे तो उस चीज़ को नष्ट कर देंगे और मुझे भी, लेकिन इनको ऐसी चीज़ से टकराना चाहिए जो नष्ट होने के लायक है। नागों की तेजी से नागराज की कलाई से सर्प रस्सी निकलकर नागराज की तरफ बढ़ते एक रॉकेट की तरफ लपकी और एक झटके से रॉकेट की दिशा बदल गई। यहाँ पर नष्ट होने लायक चीज़ सिर्फ मेरा शरीर नहीं बल्कि तेरी गन है बेहात। नागराज ने रॉकेट की एकदम सही दिशा दी थी। अपनी तरफ बढ़ते रॉकेट को रोकने की चेष्टा में बेहात अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को छिपाया और रॉकेट उसकी दोनों गनों के पुर्जे पुर्जे हवा में बिखेर दिया। पाम। बेहात इस झटके से जब तक ऊपर पाता, नागराज ने उसे लंबी बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया। धड़ाक। ये दोनों तो चित्त हो गए। अब ऊपर जाकर देखना होगा कि बम इन्होंने कहाँ पर फिट किया है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी नागराज, अब तो सीधा ऊपर जाने वाला, एकदम ऊपर। प्यूमा, खत्म कर दो इसे। खशाक। प्यूमा नाम से भी और शक्ल से भी दोनों तरह से ये खतरनाक फाइटर लगती है। मर नागराज मर। मुझे इन गुंडों से भी जल्दी निपटना होगा क्योंकि ये बम फिट कर चुके हैं। इससे पहले कि ये सक्रिय कर सकें मुझे उसे नष्ट करना होगा। और इसके लिए मुझे सर्प सेना का सहारा लेना होगा। नागराज ने वार तो काफ़ी असरदार किया था, लेकिन शत्रु की फुर्ती के असरदार वार को भी बेअसर कर दिया। ओह, गजब की फुर्ती है इसमें। इसने सर्प सेना को अपने तक पहुंचने से पहले ही काट डाला। खचाक। वैसे ये ठंड जगह मेरे और मेरे सर्पों के लिए अनुकूल नहीं है क्योंकि मैं ठंड में हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। मुझे इस बात का आभास होना शुरू हो गया है, इसलिए पहले कि इनको भी एहसास हो जाए, इनको काबू में किया जाए। नागराज ने विश्वंकार तो छोड़ी तो प्यूमा को काबू करने के लिए थी, लेकिन अरे, इस स्थान की ठंडक के कारण मेरी विश्वंकार बीच में ही जम गई। मैं विश्वंकार का प्रयोग नहीं कर सकता। इनको शारीरिक शक्ति से ही काबू में। ओह, वह आदमी ऊपर से चट्टान लुढ़का रहा है। तड़ाक। वह उसी स्थान पर आ गिरा जहाँ पर बर्फीली चट्टान गिर रही थी। हाँ, अब तू फंस गया नागराज, पिटारे में बंद सांप की तरह। अब तेरे बदन का सारा खून इसी पहाड़ पर बहेगा। खटाक सटाक। बर्फ में दब जाने के कारण मेरी सूक्ष्म तेजी से सूक्ष्म अवस्था में पहुंच रहे हैं। मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मैं इन चट्टानों को हटा नहीं पा रहा हूँ। उधर नागराज जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। इधर ध्रुव सोच रहा था कि वह जो सुन रहा है देख रहा है उस पर यकीन करे या नहीं, लेकिन शायद मेरे इरादे की खबर हिटलर की दुरात्मा को भी हो गई। इसलिए जब मैं उस लोक से जीवों के शरीर के जरिए आने वाला था, तब तक हिटलर की आत्मा ने मुझे धकेल कर खुद आने की कोशिश की। मैंने उस दुरात्मा को वंशा समझते ही वीटो और मारिया को रुकने के लिए कहा, लेकिन न जाने क्यों वे रुके नहीं और हिटलर मुझे दूसरी दुष्ट आत्माओं की मदद से पीछे धकेलकर खुद इस लोक में आकर जीवों के शरीर में प्रवेश कर गया। अगर बाद में बिजली चर्च पर गिरकर पल भर के लिए किसी यंत्र या फिर ऊर्जा संचार न कर देती तो मैं शायद इस लोक में कभी ना आ पाता। पर मेरे इस लोक में आने तक हिटलर की आत्मा जीवों के शरीर में घुसकर वहाँ से जा चुकी थी। मेरे सामने सिर्फ मारिया के शरीर में घुसने का रास्ता बचा था, क्योंकि इस रूप में मैं इस दुनिया में रह नहीं सकता था। चूँकि मरने से पहले मेरी कोई अतृप्त इच्छा नहीं थी और मेरे लिए इस दुनिया में आने का कोई कारण भी नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ उनके शरीर में प्रवेश कर सकता था जो मेरा अपना खून हो। चूँकि हम दोनों एक ही आयाम से आए हुए हैं, इसलिए मैं हिटलर की दुरात्मा की तरंगों को महसूस कर सकता हूँ और मुझे आभास हो रहा है वह कोई खतरनाक योजना बनाने जा रहा है। वह पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने जा रहा है और इस बार वह काम विमान, टैंक या रॉकेटों से नहीं करेगा। इस बार उसके पास शैतानी शक्ति है। मुझे उसका मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली सदात्मा की जरूरत है। तुम्हारी जीवो इस वक्त अफगानिस्तान के दक्षिणी तरफ है, हमको वहीं चलकर उसको रोकना होगा। अगर मैं तुम्हारी बातों को सही भी मान लूँ तो भी मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता। मुझे कश्मीर जाना है, प्लूटोनियम बम ढूंढने। वहाँ जाने की चिंता तुम मत करो, नागराज नाम का तुम्हारा मित्र पहले से ही वहाँ पहुँच चुका है। वह स्थिति को संभाल लेगा, तुम स्वयं देख लो। मस्तिष्क की आंखों द्वारा ध्रुव को दृश्य दिखाई देने लगा। ओहो, नागराज मुसीबत में है, काश मैं तुरंत उसकी मदद को वहाँ पहुँच सकता। उसकी चिंता तुम मत करो, आखिरकार विजय नागराज की होगी। कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे चंडिका के रूप में तैयार होकर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी शक्तियाँ देखकर मुझे भरोसा हो गया है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, तो फिर आओ। एक धुंध ध्रुव और मारिया के शरीर को अपने आगोश में लेने लगी और श्वेता और चंडिका के रूप में बदलकर वापस आने तक दोनों के शरीर वहाँ से गायब हो चुके थे। ध्रुव कहाँ होता हूँ, ये धुंध कैसी है? ध्रुव यानी ये जरूर इसी धुंध में गायब हो गया। बिना सोच समझे चंडिका भी उस धुंध में कूद गई
और उसका शरीर भी धुंध में घुलने लगा। ध्रुव और मारिया के पीछे चंडिका भी एक सफ़र पर रवाना हो गई थी, लेकिन नागराज जिस सफ़र के लिए रवाना हुआ था उसे अभी समाप्ति पर पहुंचना शेष था। चारों तरफ से बर्फ़ से ढका होने के कारण मेरी सब सेना एकदम दुरुस्त सुस्त हो गई है। खशाक, इसका हमला ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा। अब एकमात्र एक ही शस्त्र बच गया है, मेरी विस्फुंकार। अब मैं किस तरह विस्फुंकार को बिना हवा में जमे इसके नथनों तक पहुँचा दूँ? अरे वाह, तरीका समझ में आ रहा है। उसके लिए मुझे सर्पों का प्रयोग दूसरे तरीके से करना होगा। अगले पर नागराज की कलाई से निकलते सर्प एक भौंपू सा आकार लेने लगे। फू बन गया काम। अब मेरी फुंकार इस भौंपू से होकर निकलेगी जो सर्पों के शरीर की गर्मी इसे जमने से बचाए रखेगी, लेकिन इसको बेहोश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब मुझे इतना समय मिल गया है कि अपनी शक्ति को समेटकर इस बर्फीली कैद से आज़ाद हो सकूँ। ओहो, नागराज आज़ाद हो रहा है। प्यूमा भी होश खो बैठी है। अब इसको रोक पाना असंभव है। हाँ कमीने, अब मेरा रोक पाना असंभव है और तुम लोगों का सफल हो पाना भी। तुम लोगों को पीटने के बाद मैं प्लूटोनियम बम को ढूंढकर उसे सेना के विशेषज्ञों को निष्क्रिय करने के लिए दे दूंगा। तुझे इसका मौका नहीं मिलेगा नागराज। तड़ाक। वैसे तो यह बम हमको कल फोड़ना था, पर शायद श्रीनगर वासियों की किस्मत में क़यामत का दिन आज ही लिखा है। अब मैं इस रिमोट का बटन दबाऊंगा और प्रलय आ जाएगी। कड़म बड़ाम। हे देव कालजाई, इसने तो बम फोड़ दिया। इन लोगों ने बम को काफ़ी सोच समझ कर लगाया है। बम की गर्मी से जो बर्फ़ पिघल रही है उस पानी का रुख सीधा श्रीनगर की तरफ है। मुझे श्रीनगर को बचाना होगा, पर कैसे? नागराज भी गिरते पानी के साथ साथ नीचे की तरफ लपक गया और तेजी से नीचे गिरता नागराज पानी के ठीक नीचे वहाँ पहुँच गया, क्योंकि पानी चट्टानों पर गिरता हुआ थम कर नीचे आ रहा था। पानी को यहाँ पर आने में कुछ पलों का वक्त लगेगा। बहते पानी को हमेशा बांध बनाकर रोका जा सकता है। यह स्थान बांध बनाने के लिए उपयुक्त है। अगले पल नागराज कलाइयों सैकड़ों सर बाहर निकलकर चट्टानों से अपने शरीर को लपेटकर बांध बनाने लगे और गिरता हुआ पानी वहाँ पहुँचा तो नागबंद उसको तोड़कर आगे बढ़ नहीं पाया। इस ठंडे पानी से तुम लोगों को कुछ तकलीफ तो ज़रूर होगी मित्रों, लेकिन तब तक मैं कोई ना कोई रास्ता ना सोच लूँ, तब तक तुम लोग इस पानी को यहीं पर रोके रखना। पानी ठंडा नहीं है, बल्कि विस्फोटक के कारण गर्म हो गया है नागराज, और हमको इससे ज़्यादा समस्या इस पानी में मौजूद हल्की रेडियो धर्मिता से हो रही है। पर चिंता मत करो, हम तुम्हारे देश का पालन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि नागराज कोई और उपाय सोच पाता वह चीख उठा। ठंडे लोहे की धार उसकी पीठ को काट गई थी। अरे ये क्या हो रहा है? शरीर पर लगा घाव भर नहीं रहा, मुझे भी कमज़ोरी लग रही है। धड़ाक। समझ गया, मेरे शरीर के अधिकतर सर बांध बनाने के लिए बाहर निकले हुए हैं, इसलिए जो घाव पे तुरंत भर देते अब भर नहीं पा रहे हैं, और नागों की कमी के कारण मुझे कमज़ोरी भी लग रही है। ऐसे में अगर ये मुझे चाकू कुछ और बार लग गए तो ज़्यादा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती है। नागराज एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस रहा था, और ध्रुव गियाटो की आत्मा के साथ पहली मुसीबत के सामने पहुंच चुका था। बड़ाम धड़ाक। ये आवाज़ें कैसी? बड़ाम बड़ाम भूम भाम। ओहो, तुमको प्रकट होने के लिए किससे अच्छी जगह नहीं मिली थी गियाटो। तुमने तो एक भीषण युद्ध के बीचों बीच उतार दिया। हमको इसकी सैन्य मुख्यालय पाना था ध्रुव, क्योंकि जिस चीज़ के जरिए हिटलर मानव जाति को गुलाम बनाना चाहता है वैसी इमारत के नीचे है। इमारत लगभग नष्ट हो चुकी है और मुझे आभास हो रहा है कि जीवों के शरीर में हिटलर की आत्मा वहीं पर गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के टैंक और उन पर बना नाजी स्वतिक का निशान देखकर मुझे तुम्हारी बात पर यकीन करना पड़ेगा, लेकिन अब हम क्या करें? वह हिटलर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, वह इमारत के अंदर है। मैं इमारत में जा रहा हूँ क्योंकि जीवो हिटलर को तुरंत रोकना होगा। तुम इन टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचो ताकि इनके हमले से मारिया के शरीर को कोई नुकसान ना पहुँचे। ओहो, हिटलर ने भी शायद बेहात के साथ ही आतंकवादियों की मदद इसलिए ली ताकि उसके इस्तेमाल में घुसने से पहले ही अधिकतर सैनिक मारे जाएं और वे जीवों के शरीर में नुकसान नहीं पहुंचा पाएँ। लेकिन ये हिटलर भी कमाल का आदमी है, न जाने कहाँ से इसने अपने शस्त्रांतों को छुपा रखा था। ध्रुव की हरकत ने टैंक के अंदर बैठे गुरिल्ला सैनिकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। कोई भाग रहा है कमांडर? देखने से सैनिक तो नहीं लगता, पर है हट्टा कट्टा। यहाँ पर सैनिकों के अलावा और कौन होगा? जरूर ये मदद लेने जा रहा होगा। टैंकों को इतने इसके पीछे ले चलो। इमारत को नष्ट करने का काम तो पूरा हो ही चुका है। ध्रुव टैंकों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो गया था। थोड़ी देर में वह टैंकों को इमारत के थोड़ी दूर पर खींच लाया था, लेकिन किसी अजनबी इलाके में लड़ने का कुछ नुकसान तो होता ही है। ध्रुव के साथ भी यही होने जा रहा था। ओहो, आगे तो चट्टानी पहाड़ी, तो रास्ता बंद है। मैं आगे भाग नहीं सकता और इसका मुकाबला करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इन टैंकों के गोलों का कोई कैसे मुकाबला कर सकता है? बड़ाम। एक अकेली जान 3 टैंकों का सामना कर रही थी।
और वहाँ से दूर दूसरी जान जाने वाली थी। ये तो दो तरफ से मुझ पर वार कर रहे हैं। वैसे तो हैं तो ये मामूली गंडे, लेकिन मेरी इस कमज़ोर हाथ में भी ये मुझ पर हावी हो रहे हैं। खशाक धड़ाक मेरे शरीर के अंदर सर्प द्विगुणित होकर शुरू हो गए हैं, लेकिन उनको एक निश्चित संख्या में आने में समय लगेगा। तब तक मैं इनको शायद रोक नहीं पाऊंगा। मुझे मदद की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर मुझे मदद मिलेगी कहाँ से? पुलिस का भी पता नहीं है मैं यहाँ पर हूँ। धम। नागराज जिस मदद की तलाश में था वह बेहोशी के होश में आला मारी थी। अरे ये मैं कहाँ? ओहो याद आया, मेरी याददाश्त वापस आ गई। और कमाल की बात तो यह है कि याददाश्त खोने के बाद भी जो कुछ भी हुआ है वह भी मुझे याद है। नागराज, नागराज कहाँ गया? बाकी सभी बेहोश हैं। हवा में चलने की महक और पानी की एक मोटी चादर पिघल कर नीचे गिर रही है, यानी बम फोड़ दिया है और नागराज नीचे की तरफ गया है। पानी के साथ साथ मुझे भी नीचे की तरफ जाकर नागराज की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तो मैं जिंदा हूँ, वरना डॉक्टर के अनुसार तो मुझे महीनों पहले मर जाना चाहिए था। नागराज यह नहीं जानता होगा कि प्यूमा और ब्लैक कैट एक ही शख्सियत के दो रूप हैं। वही ब्लैक कैट यानी ऋचा, जो नागराज की विश्वंकार भारतीय कम्युनिकेशन के कंट्रोल स्टेशन के बाहर खाकर बेहोश हो गई थी। मेरी याददाश्त उसी वार के कारण चली गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये हुआ था राजनगर की तबाही कॉमिक्स में। अगर ये कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके या एलियन कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप इस राजनगर की तबाही कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। उसमें ये ब्लैक कैट बेहोश हो गई थी और अब इसी विश्वंकार से वापस सही हुई है। लेकिन नागराज की इसी फुंकार का वार खाकर मेरी याददाश्त वापस आ गई है। मैं अपने गंभीर बीमारी के बावजूद भी जिंदा रही। यह भी अवश्य विश्वंकार के कारण ही हुआ होगा। मुझे इसके लिए नागराज का धन्यवाद अदा करना चाहिए। नागराज को धन्यवाद की नहीं बल्कि मदद की जरूरत थी। खचाक। मेरे शरीर में धीरे धीरे शक्ति वापस आ रही है, यानी सूक्ष्म नर्वों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या पूरी शक्ति वापस आने तक मैं जिंदा रहूँगा? नागराज को इस सवाल का जवाब जानने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यह परिस्थिति आई नहीं। तड़ाक। अरे ये प्यूमा अपने ही आदमी को क्यों मार रही है? खैर फिलहाल यह तो मेरी मदद कर रही है, अब इस गुंडे से मैं आराम से निपट सकता हूँ। ताड़। प्यूमा और ऋचा की मदद से अपने शरीरों में फिर से होती शक्ति के संचार के कारण नागराज ने दोनों आतंकवादियों को चित करने में वक्त नहीं लगा। धम तड़ाक। मेरे शरीर के घाव बढ़ रहे हैं, यानी मेरे शरीर के सर फिर से अपनी सामान्य मात्रा में आ रहे हैं। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि प्यूमा कि तुमने अपने ही साथियों को मारकर मेरी मदद क्यों की? ये मेरे साथी नहीं है नागराज, यह तो मेरी याददाश्त चली जाने के कारण मेरे साथी बन गए थे। अब मुझे याद आ रहा है कि वास्तव में कौन हूँ। मैं ब्लैक कैट हूँ नागराज, जिससे तुम्हारी मुठभेड़ भारतीय कम्युनिकेशन के कंट्रोल स्टेशन पर हुई थी। तुम्हारी विस्फोटकार के कारण मेरी याददाश्त चली गई थी, और अब मैं जब पहाड़ों में भटक रही थी तो एक बूढ़े पहाड़ी ने मुझे सहारा दिया। वह मेरी कलाबाजी के करिश्मे दिखाकर रोजी रोटी कमाता था, लेकिन वह लालची निकला। उसने मुझे आतंकवादियों के हाथ भेज दिया। लेकिन जब तुमने मुझे इस बार फिर मुझ पर फुंकार का प्रयोग किया तो मेरी याददाश्त वापस आ गई। दरअसल मुझे स्नायु तंत्र की लाइलाज बीमारी थी। 2 साल पहले डॉक्टरों ने मेरी बची उम्र सिर्फ 6 महीने बताई थी। यह कमांडर नताशा कॉमिक्स में हुआ था, पढ़ सकते हैं हमारे चैनल में ध्रुव कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर। लेकिन अब तक मैं जिंदा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सिर्फ तुम्हारी विस्फुंकार का कमाल है कि उसने मेरे स्नायु तंत्र की खराबी को दूर कर दिया है। कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है प्यूमा यानी ब्लैक कैट। खैर भैया मामला तो सुलझ गया, पर इस रेडिएशन युक्त बाढ़ का क्या किया जाए? जल्दी करो नागराज, एक तो ये रेडिएशन युक्त पानी हमारी शक्ति को नष्ट कर रहा है, दूसरा अब ये ठंडा भी होता जा रहा है। सारे नाग सुप्तावस्था में पहुंच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बांध टूट जाएगा। ओहो क्या करूं मैं? इस पानी को ना तो जमा सकता हूं ना ही वापस भेज सकता हूं। अगर इसे छोड़े तो श्रीनगर तबाह हो जाएगा। इस पानी का रुख मोड़ दो नागराज। रुख मोड़ दूं, पर कैसे? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं नागराज? पाइप का। ओह मैं समझ गया। यह बात तो मुझे पहले समझ आनी चाहिए थी ब्लैक कैट, लेकिन परेशानी में शायद मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। वैसे भी यह काम पहले कर पाने के लिए मेरे शरीर में पर्याप्त सर्प नहीं थे। अगले पर नागराज की कलाइयों से सर्पों की बाढ़ निकलकर एक मोटे पाइप का रूप लेने लगी। अब मैं पाइपों का रुख पहाड़ की तरफ मोड़ दूंगा ताकि यह पानी बहकर बिना आबादी वाले इलाके की तरफ निकल जाए। नागराज की कोशिश सफल हुई। नाग पाइप के जरिए पानी बहता हुआ दूसरी तरफ निकल गया और अपना काम करके सभी सर्प फिर से नागराज के शरीर में समा गए। अब सिर्फ एक ही काम बचा है नागराज, पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर देना ताकि इन आतंकवादियों को आकर समेट लें। नहीं नागराज, यह काम तो मामूली सा था। असली काम तो उस लड़के को रोकना है जो बेहात और कश्मीरा को लेकर यहाँ से गया है। मुझे आभास हुआ था उस लड़के के अंदर कुछ अद्भुत शक्तियाँ थीं और इन शक्तियों का प्रयोग दुनिया को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहा था। सारी बातचीत मेरे सामने ही हो रही थी। मुझे पता है कि वह यहाँ से कहाँ गया है। मेरे ख्याल से मैं हमको वहाँ जाकर जांच करनी होगी। तुम ठीक कह रही हो। उस लड़के की शक्तियाँ तो मैंने भी देखी हैं, लेकिन प्लूटोनियम बम के चक्कर में मैं उसे भूल ही गया था।
हमको उस लड़के के इरादों का पता तो करना ही होगा। मैं एक हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करता हूँ, आओ मेरे साथ। नागराज की मुसीबतें ख़त्म हो गई थीं, लेकिन ध्रुव के लिए मुसीबतें भी ख़त्म नहीं हुई थी। प्राम तड़ाक, इन टैंकों से निपटने का कोई ना कोई रास्ता जल्दी निकालना होगा, वरना जल्दी ही कोई ना कोई गोला मेरे चीथड़े आहा। सिर पर लगे पत्थर के टुकड़े ने ध्रुव को होश उड़ा दिए। उसको आभास नहीं हुआ कि टैंक की नाल उसकी तरफ तन चुकी है। ध्रुव के चीथड़े उड़ाने के लिए गोला दगा, प्राम, लेकिन ध्रुव के शरीर तक नहीं पहुंच पाया। भड़ाक, आहा चंडिका तुम यहाँ पर कैसे आ गई? वैसी जैसे तुम आ गए। अब ये आने जाने का ध्यान छोड़ो और इन टैंकों से निपटने का उपाय सोचो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। 3 टैंक हैं, एक से तुम निपटो और दूसरे में को मैं देखता हूँ, तीसरे से बाद में मिलकर निपट लेंगे। चंडिका एक टैंक की तरफ लपक गई और ध्रुव ने अपना ध्यान दूसरे टैंक की तरफ मोड़ दिया। बढ़ाम, यह लड़का हमारी तरफ बढ़ रहा है, हम क्या करें? चीथड़ उड़ा दो उसके। अगर फिर भी बच गया तो कुचल डालो इसको। लेकिन ना तो गोले ही ध्रुव के चीथड़ उड़ा पाए, ना ही पहिए उसको कुचल पाए। जो मैं चाहता था वह तो मैंने कर दिया कि मैं टैंक के बगल में आ गया हूँ और अब इसको नष्ट करने का उपाय करता हूँ। ये टैंक का फ्यूल टैंक है और इसे छेद करने का काम मेरा एसिड कैप्सूल कर देगा। मैं टैंक के इतनी पास हूँ कि मुझे ख़त्म करने के लिए इन टैंक वालों को टैंक से बाहर निकलना ही पड़ेगा। निकल आया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा लड़के। गोलियों से बचने के लिए टैंक से उछल उछल कर जाते हुए ध्रुव ने फ्यूल टैंक में हुआ वह छेद देख लिया था, जिससे टपक कर पेट्रोल की धार दूर भेज रही थी। और गोली चलाओ, क्योंकि बगैर तुम्हारी गोली चलाए तो मेरा अगला प्लान पूरा नहीं हो सकता। तर 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 तर। अब मैं टैंक को काफ़ी दूर जा चुका हूँ। अब मुझे लपक कर पेट्रोल की धार पार करनी है, क्योंकि मुझे मारने के लिए चलती अंधाधुंध गोलियों में से एक न एक इस धार को लगेगी। हिस हिस हिस, तड़ 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 तड़। शमशूल, भारकूथ और गोली पेट्रोल में लगी आग की धार से होती हुई फ्यूल टैंक तक पहुंच जाएगी। फ्यूल टैंक में लगी आग टैंक में एक धमाके के साथ फट पड़ा। ध्रुव का प्लान तो सफल हो गया। प्राम, अब बारी चंडिका की थी। यह तो कोई लड़की है, यह कहाँ से आ गई? टैंक के आगे तनकर खड़ी है, लगता है इसको जान की परवाह नहीं है। तो फिर इसकी जान हम ले लेते हैं, लेकिन इस पर तो उपाय गोला क्यों बर्बाद करें? इसको जहन्नुम पहुँचाने के लिए तो एक गोली काफ़ी है। तो चल बाहर निकलते हैं टैंक से। हाँ, मैं सोच रही थी तुम लोग गोला दागोगे या गोली। अच्छा हुआ तुम लोगों ने खुद ही ये सस्पेंस ख़त्म कर दिया। सस्पेंस ख़त्म हो गया, अब तू भी ख़त्म हो जा। बता, तुझे तड़पा तड़पा का मारे या एक झटके में ख़त्म कर दें? यह तुम लोगों खुद ही तय कर लेना, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगी भी तो तुम लोग सुन नहीं पाओगे। अभी अगर तुम कुछ सुन पाओगे तो सिर्फ मेरी अल्ट्रासोनिक वेसल। चंडिका ने अपनी बेल्ट के बकल के अंदर लगा अल्ट्रासोनिक सर्किट ऑन कर दिया और दोनों गोरिल्ला सैनिक बंदूकें छोड़कर चिल्ला उठे। उनके कानों को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके मस्तिष्क को घातक तरंगें जोरदार तरीके से महसूस हो रही थी। यह उनकी दयनीय हालत ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि चंडिका ने उनके मस्तिष्क को अंधेरे में डुबो दिया। कोई मदद चाहिए चंडिका? धाड़ नहीं ध्रुव, तुम फटाफट टैंक में बैठो, मैं अभी आती हूँ। अब तीसरे टैंक से दूसरा टैंक ही निपटेगा। तीसरे टैंक के अंदर बैठे विद्रोहियों की नज़र इसी लड़ाई पर थी। वे दोनों हमारे साथियों को बेहोश करने के बाद टैंक में घुस रहे हैं। इनके इरादे आखिर हैं क्या? ध्रुव और चंडिका के इरादे जल्दी स्पष्ट हो जाने वाले थे। तुम ये टैंक चला सकते हो या नहीं ध्रुव? मुझे टैंक चलाना तो आता है, मगर ये टैंक मैंने कभी चलाया नहीं है। लेकिन अगर ये गधे टैंक चला सकते हैं तो मैं भी चला सकता हूँ। ध्रुव ने जल्दी निरीक्षण करके टैंक के कंट्रोल को समझ गया। मैं एक ही निशाने से इस तीसरे टैंक को बेकार करता हूँ। नहीं ध्रुव, यह गलती मत करना। ये टैंक जहाँ से आए हैं वहाँ और भी हथियार हो सकते हैं। हमारा मुख्य इरादा इनके अड्डे का पता लगाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, तो मैं इनको वापस खदेड़ने के लिए बिल की तरफ खदेड़ने की कोशिश करता हूँ। वही हुआ जैसा ध्रुव ने सोचा था। प्रणाम, टैंक को भगा कमीने। 2 टैंक वाले तो पिट गए, लेकिन हमको नहीं पिटना है। विद्रोहियों का टैंक बचने के लिए अपने अड्डे की तरफ भागा और ध्रुव का टैंक उनके पीछे। उधर ध्रुव विद्रोहियों से निपट रहा था और इधर मारिया के शरीर में स्थित ग्याटो जीवो के शरीर पर कब्जा जमाए हिटलर के सामने पहुंच चुका था। आओ ग्याटो आओ, तुम्हारे आने के संकेत तो मुझे मिल रहे थे, और इससे मिलो। यह है मेरा वफादार वैज्ञानिक शिंडलर। इसकी आत्मा से मेरी मुलाकात हुई थी। उससे मुझे पता चला कि इसने अपना प्रयोग पूरा तो कर लिया था, लेकिन तब तक मैं आत्महत्या कर चुका था। अपनी ज़िंदगी का मकसद व्यर्थ जानकर इसने इस अंडरग्राउंड लैब के अंदर बम लगा दिया और यह लैब विस्फोट में नीचे दब गई। यह लैब इसकी कब्र बन गई, लेकिन इसका आविष्कार नहीं मरा। जानना चाहते हो इसका क्या है? इसका आविष्कार क्या था?
ये है वायरस टेली। इस वायरस के दो भाग हैं, मदर वायरस और चिल्ड्रन वायरस। इन छोटे सिलेंडरों में है मदर वायरस और इस बड़े सिलेंडर में चिल्ड्रन वायरस भरा हुआ है। देखो, इस मदर वायरस को मैंने पी लिया, अब बाकी दुनिया को पिलाऊंगा मैं चिल्ड्रन वायरस। ये दोनों वायरस मस्तिष्क में जाती बैठ जाते हैं। ये मदर वायरस अब मेरे यानी जीवों के दिमाग में फिट हो गए हैं, और जब चिल्ड्रन वायरस को मैं पृथ्वी के हर वातावरण में फैलाऊंगा तो ये हर जीवित प्राणी के सांसों से होता हुआ इन सबके दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। इन दोनों वायरसों का आपस में विचार तरंगों द्वारा मेल रहेगा और मदर वायरस सारे चिल्ड्रन वायरसों को कंट्रोल करेगा, यानी मैं सारे पृथ्वीवासियों को कंट्रोल करूंगा। तेरा ये सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा दुष्ट तानाशाह, क्योंकि मैं यहाँ पर तेरे मंसूबों पर पानी फेरने के लिए आया हूँ। तू भूल गया ग्याटो, अगर तेरे अंदर आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं तो मेरे अंदर भी शैतानी शक्तियाँ हैं तो तुझसे निपटने के लिए काफ़ी हैं। अच्छा हुआ कि तू अपने आप मेरे सामने आ गया, वरना तुझे ढूंढने के लिए मुझे अपना समय बर्बाद करना पड़ता। भूमिगत प्रयोगशाला एक अंधा कर देने वाली चमक से भरने लगी। अब तू यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। मारिया के शरीर में घुसी ग्याटो की आत्मा हिटलर का मुकाबला तो कर रही थी, लेकिन शैतानी शक्तियाँ ग्याटो पर धीरे धीरे हावी हो रही थी। सराच अब मैं अपनी बेटी मारिया के दिमाग तेरी बेटी मारिया के दिमाग को सुन्न कर दूंगा, फिर इस बेकार शरीर के जरिए तो कुछ नहीं कर पाएगा। तू भूल रहा है दुष्ट, मैं एक ओझा भी हूँ और मुझे इंसान के शरीर से भूतों को निकालना आता है। ग्याटो की मारिया उंगलियों की तेजी से हवा में नाचने लगी और उस उंगली से निकलता धुआं हवा में जमकर एक तांत्रिक आकृति की रचना करके जीवों के शरीर को अपने घेरे में लेने लगा। यह क्या कर रहा है? मेरा दम घुट रहा है, रोक दे ग्याटो, इसको मैं तड़प रहा हूँ। तड़प और तड़प दुष्ट, अब तुझको जीवों के शरीर से बाहर आना ही पड़ेगा और तेरे आत्मिक रूप में बाहर निकलते ही मैं तुमको वहीं भेज दूंगा जहाँ से निकल कर तू इस लोक में है। अय्या! जीवों के गले से बहती निकलती आवाज़ ने चीतकार लैम में गूंजी, फिर जीवो पस्त हो गया। क्या हुआ? लगता है हिटलर की आत्मा शक्तिहीन हो रही है। ग्याटो का ख्याल सही था, क्योंकि अगले ही पल जीवों के गले से निकलती आवाज़ पतली हो गई थी। माँ, यह क्या हो रहा है? मुझे दर्द क्यों हो रहा है? यह तो जीवों की आवाज़ है। यानी मैं हिटलर की आत्मा को बाहर तो नहीं निकाल पाया, पर मैंने उसको शक्तिहीन कर दिया है। मैं तुमको अभी इस फंदे से बाहर निकालता हूँ। बेटे, तुम्हारी आवाज़ मोटी क्यों हो रही है माँ? और मेरे बदन पर ये कपड़े कैसे आ गए? अभी बताती हूँ बेटा, आजा मेरे पास। आता हूँ, अभी आता हूँ मम्मी। अरे यह तो हिटलर की आवाज़। हाँ, यह मेरी आवाज़ है मूर्ख। मैं सिर्फ शक्तिहीन होने का नाटक कर रहा था और तूने मेरे छलावे में फंसकर अपने तांत्रिक बंधनों को हटा लिया। असावधान ग्याटो मारिया के शरीर के जरिए एक भीषण वार खाकर अपने होश खो बैठा। तड़ाक! होश खो बैठा ग्याटो। मैं तुझे मार नहीं सकता, और जब तक तू इस औरत के शरीर में है तब तक मैं इसको भी मार नहीं सकता, लेकिन मेरा ये वार खाकर तू काफ़ी देर तक शक्तिहीन रहेगा और तब तक मैं अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लूँगा कि तू तो क्या, परमात्मा भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अब मेरा सबसे पहला काम है चिल्ड्रन वायरस को धरती के वातावरण में फैलाना, और अगले ही पल धरती की सतह को तोड़ता हुआ जीवों का शरीर जब बाहर आया तो उसके हाथ में चिल्ड्रन वायरस से भरा हुआ सिलेंडर भी था। हिटलर की कुटिल योजना अपने अंतिम चरण में, जिसकी किस्मत में एक पल बाद फट जाना लिखा हुआ था। फटाक! जल्दी यह वायरस पूरी पृथ्वी के वातावरण में फैल जाएगा और थोड़ी देर में इस वायरस का असर मानवों पर होना शुरू हो जाएगा और तैयार होने लगेंगे बिना शर्त मेरे तलवार चाटने वाले गुलाम। हिटलर की कुटिल योजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी और ध्रुव अभी भी इसकी जानकारी से भी अनजान था। हम बागियों के पीछे चल तो रहे हैं चंडिका, लेकिन एक टैंक के बूते पर उनसे निपट पाना मुश्किल होगा। शायद अब तक उनको आगे आने वाले टैंकों द्वारा खबर हो चुकी होगी कि हम टैंक पर चढ़कर आ रहे हैं। नहीं ध्रुव, उसका एंटीना टूट गया है, पर इन दूर संचार तरंगे नहीं भेज सकता। पर आहा, मिल गया। वह मैसेज नहीं भेज सकता, पर हम तो भेज सकते हैं। वह रहा रेडियो ट्रांसमीटर, और यह रही विद्रोहियों के अड्डों की फ्रिक्वेंसी। अगले पल विद्रोहियों के हेडक्वार्टर में ट्रांसमीटर खटकने लगा। हेलो हेडक्वार्टर, एक टैंक पर सैनिक कब्जा। खर्र होकर हेडक्वार्टर आता। खर्र है खट। किसका मैसेज है? नवाज। शायद टैंक से आ रहा था। बहुत डिस्टर्बेंस थी, पर इतना पता लग गया है कि सैनिकों ने टैंक पर कब्जा कर लिया है। वे भी उसी पर चढ़कर इधर आ रहे हैं, लेकिन अब वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे जाबाज साथियों ने हमको पहले ही सब मैसेज भेज दिया है। अब हम उनके आते ही उनको उड़ा देंगे। एक मैसेज तो गया, अब टैंकों वालों की बारी है। उनको भी टूटी फूटी अफगानी में उल्टी मैसेज सुना दें। हाँ वाह चंडिका, मान गया तुमको। तुम दुश्मन को आपस में लड़ाने की योजना बना रही हो। फिर भागते टैंक पर ट्रांसमीटर आया। हेलो वफादार साथियों, हेडक्वार्टर पर खर्र, सैनिकों कब्जा। खर्र कट।
या अल्लाह, हेडक्वार्टर पर सैनिकों को कब्जा हो गया। हम हेडक्वार्टर के इतने पास आ गए हैं कि वापस भाग नहीं सकते, अब मुकाबला करना ही पड़ेगा। आ गए कुत्ते, दाग गोला। अगले ही पल 2 टैंकों से गोले निकलकर करीमे के टैंक की तरफ लपके और टैंक का पुर्जा हिल गया, कड़ाम भड़ाम। लेकिन अंदर घातक रूप से घायल हो चुके गुरिल्ला सैनिकों ने बिना बदला लिए मरना गवारा नहीं था। अब नहीं बचेंगे, लेकिन हम इनको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह टैंक बेकार ज़रूर हो गया, पर मैं जब भी गोला दाग सकता है, बड़ाम। वो हम पर भी गोला दाग रहे हैं, मूर्ख कहीं के। टूटे टैंक से क्या खाक सही निशाना लगेगा? टूटे टैंक से सही निशाना लगना मुश्किल था, लेकिन निशाना तो टैंक थे ही नहीं। अरे ये गोला तो हमारे पास ऊपर से आता हुआ गुफा के अंदर जा रहा है। गुफा के अंदर तो गोले बारूद का पूरा भंडार है। अगर ये गोला अंदर जाकर फट गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बड़ाम। एक भयंकर धमाके के साथ गुफा चट्टानों में बिखर गई। ध्रुवा चंडिका के वहाँ पहुँचने तक सब कुछ खत्म हो चुका था। ओह, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही तबाही मच गई। अगर मैं जानता कि इन आतंकवादियों का यह हाल होना है तो मैं कोई और योजना बनाता। तुमने किसी की जान नहीं ली ध्रुव। वैसे भी यह शहर का अपराध नहीं, युद्ध है, और इस युद्ध के आखिरी शहीद तुम दोनों होने वाले हो। ओहो, कुछ गोरिल्ला सैनिक बच गए हैं, और इतनी दूरी से इनका निशाना चूक पाना मुश्किल है, चाहे हम कितनी भी कलाबाजियाँ क्यों ना खा लें। ट्रिगर पर उंगली दबने लगी और ध्रुव टैंक की आड़ लेने को तैयार हो गया, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। सांप कहाँ से आ गए? सांप का तो एक ही मतलब होता है, नागराज। पर तुम यहाँ कैसे आ गए नागराज? यह कौन है? इससे तो तुम हिमालय पर लड़ रहे थे। फू, यह तुम्हारी पुरानी दोस्त ब्लैक कैट है ध्रुव। लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं हिमालय पर था और इससे लड़ रहा था? जवाब में ध्रुव नागराज को सारी कहानी सुनाता चला गया। और फिर नागराज ने भी ध्रुव और प्लूटोनियम बम की तलाशी कश्मीर जाने की और वहाँ पर आतंकवादियों से मुठभेड़ होने की दास्तां सुन ली। और फिर जब ब्लैक कैट ने मुझे उस लड़के के बारे में ध्यान दिलाया तो उससे मिलने का स्थान यह बताया, तो अपने दोस्त राज के ज़रिए भारतीय कम्युनिकेशन का हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आ गया। और इस गुफा में हुए धमाके ने मुझे बिल्कुल सही जगह पहुँचा दिया। हेलीकॉप्टर यहाँ से थोड़ी दूर पर उतरा है। हम धुएँ का पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ ना तो लड़का दिखाई दे रहा है, ना ही वह महिला जो तुमको यहाँ लेकर यहाँ आई है। उसको तो मैं यहाँ तबाह हो चुके सैनिक मुख्यालय पर छोड़ाया था। वहाँ जाकर देखना होगा वहाँ आखिर हुआ क्या है। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी मददगार मारिया वहाँ पर बेहोश पड़ी है। जीवो हवा में उड़ता हुआ। राज नागराज का ही दूसरा रूप है। जीवो नहीं, हिटलर बोल। हिटलर महान। और मैं यहाँ पर अपने गुलाम सैनिकों को एक नए सफ़र पर ले जाने के लिए आया था, लेकिन उनको नष्ट करके तुम लोगों ने अपने आप को हिटलर का दुश्मन साबित कर दिया है। और दूसरी बार तुम लोगों ने मेरा रास्ता काटा है, इसलिए तुम लोगों की एक ही सज़ा है, मौत। हम मौत से नहीं घबराते हैं, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुमको तुम्हारे नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। हम छोटे मुंह और बड़ी बात। चाहूँ तो मैं अभी, अरे मूर्ख लड़कियों, हिटलर पर हमला करने आ रही हो, देख लिया नतीजा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम लोगों को ने अपने गुलामों को शामिल कर लूँ, तो चाहो तो तुम्हारी आत्माओं को निकाल कर उड़ा दूँ, लेकिन मुझे मज़ा तब आएगा जब तुम लोग तड़प तड़प कर मरोगे, जैसे आदमी दम घुटने से मरता है दलदल में डूब कर। अरे ज़मीनी दलदली हो रही है, हम इसमें धंस रहे हैं। हाँ, देखा, तुम लोगों ने के लिए चट्टानी ज़मीन को एकदम असली दलदल बना दिया है। अब इसमें तुम दोनों डूबोगे और अब मैं आधे घंटे तक यहीं खड़ा रहूँगा, ताकि अगर तुम दोनों सांस बचा कर निकल जाओ तो तुम लोगों को डुबो सकूँ। नागराज डूब जाने में भलाई है, इससे पहले कि ये मेरा दिमाग पड़े, ध्यान से सुनो। नागराज ध्रुव के दलदल में डूबते शरीर धीरे धीरे दलदली कीचड़ की परत से ढकने लगे। पहले मेरी योजना अपने हथियारों और आतंकवादियों की सेना की मदद से हिंदुस्तान को फतह करने की थी, लेकिन वायरस टैली सही सलामत मिलने के बाद मुझे ना तो हथियारों की ज़रूरत रही और ना ही सेना की। अब हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया मेरी गुलाम होगी। और तुम लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने में मुझे मज़ा ना आ रहा होता तो मैं दुनिया के गुलाम बनने का दृश्य तुम लोगों को ज़रूर दिखाता। नागराज ध्रुव के शहीद दलदल में लुप्त हो गए और होठों पर मुस्कान लिए हिटलर आधे घंटे का समय गिनने लगा। 1797, 1798, 1788 और 1800। 18 सेकंड हो गए, यानी आधा घंटा बीत गया। इतनी देर में तो कोई भी मर जाएगा, पर इनकी आत्माएं शायद बहुत तेज़ी से निकल गई हैं, क्योंकि मुझे जाते हुए नज़र नहीं आई। शायद मैं गिनती करने में व्यस्त हो गया हूँ। खैर, खेल बहुत हो गया, अब काम किया जाए। इस आधे घंटे के दौरान वायरस टैली का असर दूर दूर तक फैल गया होगा और नज़दीक तक तो फैल ही गया होगा, और यह इन दोनों कन्याओं को देखकर साफ पता चल रहा है।
अब मैं बनने चला हूँ इस दुनिया का तानाशाह और ये 2 लड़कियाँ होंगी मेरी पहली गुलाम। हा 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 हा। हिटलर एक खतरनाक योजना को अंजाम तक पहुँचाने के लिए निकल चुका था और इसे रोक सकने वाला एकमात्र शख्स अभी होश में ही आ रहा था। ओहो, हिटलर के वार ने मुझे एकदम शक्तिहीन कर दिया है। लेकिन हिटलर गया कहाँ है? मुझे अपनी शक्ति से उसका पता लगाना चाहिए। वह अपने पीछे आत्मिक कणों की एक लहर छोड़ता गया है। इस छेद से निकलकर यहाँ तक आ रही है। यहाँ से, यहाँ तो भीषण तबाही मची हुई है। और यहाँ, यार ये दलदल यहाँ कहाँ से आ गया? यह ज़रूर हिटलर का ही किया हुआ है, क्योंकि उसकी तरंगें यहाँ तक भी आएंगे। पर दलदल क्यों? इसके ज़रूर उसने किसी को डुबोया है, पर किसको? सभी जैसे गोआटो के सवाल के जवाब में नागरसी दलदल सतह को छेदती हुई बाहर निकली और उसके साथ साथ 2 आकृतियाँ कीचड़ से लथपथ बाहर निकली। ध्रुव और नागराज भी, तुम यहाँ पर कैसे? खैर छोड़ो, तुम लोग दलदल में डूबकर भी कैसे बच गए? इन सरकंडों की और ध्रुव के दिमाग की मेहरबानी से हमने दलदल में डूबते ही इन सरकंडों के मुंह में जकड़ लिया था और इनकी नालियों से ही हम लोग सांस लेते रहे। हिटलर असली दलदल बनाने के चक्कर में हमको खुद ही बचने का रास्ता बता गया था। तुम लोग तो हिटलर के चंगुल से बच गए, लेकिन यह दुनिया उसके शिकंजे से नहीं बच पाएगी, क्योंकि उसने वायरस टेली को हासिल करके मदर हिस्से को पी लिया है और उसके चिल्ड्रन हिस्से को वातावरण में फैला दिया है। इस वायरस टेली का जिक्र वह हिटलर भी कर रहा था। ये वायरस टेली अगर है क्या? ग्याटो, ध्रुव और नागराज को सब पता तो चला गया। ओहो, यानी चंडिका और ब्लैक कैट उसी वायरस के असर के कारण हिटलर के साथ चली गई हैं। लेकिन हम पर उस वायरस का असर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस वायरस का असर इस इलाके में जो होना था वह हो चुका है। अब यहाँ के वातावरण में वायरस नहीं होंगे। इस बात की सच्चाई तो पास के शहर जाकर तुरंत परखा जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर हम अपनी साफ सफाई भी कर सकते हैं। लेकिन पास के शहर पहुँचते ही ध्रुव और नागराज सभी में स्तब्ध रह गए, क्योंकि अपने शरीरों को साफ करने के बाद जब उन्होंने छानबीन शुरू की तो पाया पूरा शहर एकदम खाली पड़ा है। ना सड़क पर कोई जानवर तक नजर आ रहा है, ना ही आसमान में उड़ता कोई पक्षी। लोग बदहसी में भागे हैं। जो चीज़ जहाँ है वैसी पड़ी हुई है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? उधर देखो, टेलीविज़न चल रहा है, उस पर CNN का स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आ रहा है। अब तक हमारे सारे महाद्वीपों में समाचार आ चुके हैं। पूरी पृथ्वी की आबादी इस आश्चर्यजनक रोग से पीड़ित होती जा रही है। इस कैमरामैन स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनकर इस रिपोर्ट तक आप तक पहुंचा रहे हैं। इस आश्चर्यजनक रोग से एकाएक रोगी संज्ञा शून्य हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसका दिमाग एकदम खाली हो गया है। हे देव कालजयी, तुम्हारा कहना सही था ग्याटो। यह तो मानव जाति अपनी तबाही की ओर जा रही है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मेरी गलती की वजह से हिटलर इस लोक में आया। अब मैं ही उसे, ओह मुझे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बार संकेत बहुत शक्तिशाली है। इस नीच ने अपनी ताकत लाखों गुना बढ़ा ली है, पर कैसे? संकेत उधर से आ रहे हैं। वह दुष्ट वही हैं। तो चलो उधर चलकर देखते हैं। मानवता के इस रक्षक भक्षक को नष्ट करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों उस तरफ भागे जिसके पार एक ऐसा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था जिसे ना तो कभी देखा गया था और ना ही सपने में उसका ख्याल किया था। हिटलर सभी मानवों के ऊपर मैं कुछ जो कुछ देख रहा हूँ वह सच है क्या? दोस्तों, ये सीन देख के मुझे जो है सम्राट कॉमिक्स की याद आ गई। उसमें सम्राट और सोडांगी कॉमिक्स में जब कर्णवशी भी ऐसी दुनिया को काबू में कर लेता है और नागराज ध्रुव अकेले बसते हैं और पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो चुकी होती है। हालांकि यहाँ दुनिया मुट्ठी में नहीं हुई हिटलर के, लेकिन यहाँ फीलिंग बिल्कुल वैसी आ रही है। अगर सम्राट सोडांगी कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो नागराज कॉमिक्स के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। हाँ ग्याटो, जो कुछ देख रहा है वह सच है। अपने असली रूप में मैं केवल इन मानवों के मस्तिष्क को ही नियंत्रित कर सकता था, लेकिन अब शैतानी शक्तियाँ होने की वजह से मैं एक रूप बना सकता हूँ और इसके मस्तिष्क में इतने करीब आ गए हैं कि मैं इन सबकी मानसिक तरंगों का एक साथ प्रयोग कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बैठे बैठे आसमान में घूम रहे सितारों के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। फिर तेरी शक्तियाँ मेरे सामने मच्छर के डंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक मच्छर का डंग भी किसी को मलेरिया करके उसकी जान ले सकता है। हिटलर, तू लाख कोशिश कर ले, तू अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। ग्याटो का वार सीधा अपने निशाने पर लगा। हाँ, और अपनी शक्तियाँ मुझे दे दे ग्याटो। अब मेरे पास इतनी शक्तियाँ कि सारे ब्रह्मांड की शैतानी शक्तियों को सोख सकता हूँ और उसका पलट का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ऐसे आहा, तुम ठीक तो होना ग्याटो? हिटलर बहुत शक्तिशाली हो गया है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। जब तक कोई रास्ता समझ में ना आए यहाँ से भाग लो। करो, हम तो भाग लेंगे।
थॉम। लेकिन हिटलर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा ग्याटो। क्या इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है ग्याटो? क्या हम भागते रहेंगे और ये हमको मारने के लिए हमारा पीछा करता रहेगा? एक तरीका है नागराज, मुझको मारिया का शरीर छोड़कर जीवो के शरीर में प्रवेश करके हिटलर को उसके शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मारिया के शरीर में तभी छोड़ सकता हूँ जब मैं तुरंत किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाऊँ, और हिटलर मुझे जीवो के शरीर में इतनी जल्दी घुसने नहीं देगा। अगर मानव शरीर में प्रवेश करने के लिए मैं थोड़ी सी देर हुई तो वापस दूसरे लोक में खिंच जाऊँगा, और जीवो के अलावा मैंने किसी और के शरीर में प्रवेश किया तो वहाँ से हिटलर की आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा। अगर तुमको ऐसा शरीर मिल जाए जो दूसरों के शरीर के साथ साथ हिटलर के शरीर में प्रवेश कर जाए तो ग्याटो तब तो बात बन जाएगी। लेकिन ऐसा शरीर किसका हो सकता है? नागराज का। तुम नागराज के शरीर में प्रवेश कर जाओ, फिर नागराज अपनी क्षय शक्ति का प्रयोग करके अपने मानव शरीर को कणों में बदल लेगा, और तुम मानव शरीर के अंदर भी रहोगी, और नागराज के कण जीवों के शरीर में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। नागराज अगर अपने शरीर को कणों में बदल ले तब तो बात बन जाएगी। वैसे तो मैं किसी और के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर नागराज स्वयं मुझे अपने शरीर में आने की इजाज़त दे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। नहीं ग्याटो, ध्रुव या भूल कर रहा है। यह कणों वाली स्थिति में सिर्फ 3 पलों तक ही रह सकता हूँ। उसके बाद या तो मुझे नागरूप धारण करना पड़ेगा या मानव रूप में वापस आना पड़ेगा। अब अगर मैं 3 पलों में ऐसा नहीं कर पाया तो मेरे कण इधर उधर बिखर जाएंगे और फिर मैं अपनी असली रूप में कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। उसकी चिंता मत करो नागराज, मैं तुम्हारे शरीर कणों को बांध रखूँगा। लेकिन ऐसा करने से ध्रुव अकेला पड़ जाएगा और हिटलर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी देखभाल खुद कर लूँगा ग्याटो, तुम अपना काम करो, पर जल्दी, हिटलर पास आ रहा है। ग्याटो नागराज मारिया का शरीर छोड़कर नागराज के शरीर में प्रवेश करने लगा। आहा, बहुत मुश्किल है नागराज, तुम अपनी आत्मा के द्वारा मुझे अंदर खींचो, तभी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाऊंगा। जब दोनों आत्माओं की शक्ति लगेगी। काफ़ी जद्दोजहद के बाद ग्याटो नागराज के शरीर में प्रवेश करने में सफल हुआ। ठीक है ग्याटो, अब मैं अपने शरीर को कणों में बदलने जा रहा हूँ, तुम उनको बांध रखने के लिए तैयार हो जाओ। नागराज का शरीर कणों में बदलने लगा, और हिटलर को समझ पाने से पहले ही दोनों जीवों के मुख द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। और अचानक घटना के बावजूद हिटलर ने ध्रुव का पीछा नहीं छोड़ा। मुझे इसे बेहोश मारिया से दूर ले जाना होगा, तमाम। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव भी आत्माओं की जमात में शामिल हो पाता, हिटलर का ध्यान भटकाने की कोशिशें जारी हो चुकी थीं जीवों के शरीर के अंदर। ग्याटो, तू मारिया का शरीर छोड़कर जीवों के शरीर के अंदर कैसे आ गया? कैसे नहीं, क्यों पूछ दुष्ट। और उसका जवाब है, तुझे जीवों के शरीर से बाहर निकाल कर तुझे सही जगह पर लेकर जाना है मुझे नरक में। मुझे यहाँ से जाने का ख्याल छोड़ दे ग्याटो। मैं ना तो इस शरीर से बाहर निकलूंगा, ना ही तुझे जीवों के इस शरीर को नुकसान पहुँचा दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक नहीं बल्कि लाखों आत्माओं की ऊर्जा है। जल्दी ही मेरे पास अरबों आत्माओं की ऊर्जा होगी, और फिर परमात्मा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। याद है ना, यह बात मैंने पहले भी तो कही थी, पर तू माना नहीं था। अब देख, मेरे पास तो मुझे बांध नहीं कर पाया, पर मेरा पास तुझे बंदी बनाकर ही रहेगा। इसकी शक्ति सचमुच असीमित हो गई है नागराज, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। अब तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कहते हैं ईश्वर खुद कभी नहीं आता, बल्कि किसी न किसी को अपना साधन बना देता है। ऐसे बसते रहने की कोशिश से कुछ नहीं करना होगा, मुकाबला करना होगा। लेकिन इस विराट राक्षस का मुकाबला करूं तो कैसे? जैसे ग्याटो ने मुझे बताया था, इसकी मुख्य शक्ति वह वायरसों की टोली है जो अपने मदर वायरस से इस मानवों के मस्तिष्क द्वारा संपर्क बनाए रहती है। इसी शक्ति के कारण हिटलर द्वारा ये रूप बनाए रखना संभव हो पाया। अगर मैं किसी तरह इस वायरस को निष्क्रिय कर सकूं तो हिटलर के लिए रूप बनाए रखना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन यह काम होगा कैसे? वैसे तो विषाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए उनके द्वारा संक्रमित वस्तुओं को जमीन में दबाया जाता है। ओह, समझ में आ गया रास्ता। जब यह वायरस इस क्षेत्र में फैल रहे थे तब हम यहीं पर थे, लेकिन हम तक ये वायरस इसलिए नहीं पहुँच पाया क्योंकि हम ज़मीन के नीचे दबे थे, दलदल के अंदर। इन वायरस के असर से इन मानवों के मस्तिष्क मानस तरंगे छोड़ रहे हैं। अगर ये सारे मानव मिट्टी में ढक जाएं तो इन वायरसों का असर निष्क्रिय होना चाहिए। वैसे भी यह करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगले ही पल ध्रुव एक खास दिशा में, अगर मुझे ठीक याद है तो इधर ये खुले नल ने इतना पानी गिरा दिया था कि ज़मीन कीचड़ में बदल गई थी। हिटलर भी ध्रुव का पीछे पीछे भागा और फिसलन भरी कीचड़ पर मैं संतुलन खोकर नीचे आ गिरा, छपाक। और जब हिटलर का विराट रूप संभल कर उठ खड़ा हुआ तो पूरा कीचड़ उस पर तन चुका था। ध्रुव का वार पूरी तरह से वायरस निष्क्रिय नहीं कर पाया, परंतु जब उसके ऊपर मिट्टी मोर्ची परत ने सबके मस्तिष्क में निकली मानसिक तरंगों में व्यवधान जरूर उत्पन्न कर दिया।
और मानसिक तरंगों में आए इस अवरोध के कारण हिटलर का अन्य आत्माओं से संपर्क टूटने लगा और उसकी शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी। यह क्या हो रहा है? बाकी आत्माओं से मेरा संपर्क टूट रहा है, मैं अकेला हो रहा हूँ। ज़रूर ध्रुव ने बाहर ऐसा कुछ किया है जिससे इसका बाकी आत्माओं से संपर्क कट रहा है। अब ये एक आत्मा है और हम दो। अब ये हमसे जीत नहीं सकता। इस बार ग्याटो के पास से हिटलर निकल नहीं पाया। अब चलने का वक्त आ गया हिटलर। तेरे साथ साथ मैं इस मदर वायरस को भी जीवों के शरीर से बाहर निकाल कर सूर्य में फेंक दूंगा और जहाँ ये अपने आप जलकर नष्ट हो जाएगा। अगले ही पल जीवों के मुख से 3 तरंगें एक साथ निकली, जिसमें से एक तो नागराज के रूप में बदल गई, दूसरी किरण शक्ति उस मदर वायरस को लेकर सूर्य की तरफ बढ़ गई और तीसरी किरण आकाश में लहरें बनाती हुई भौर में गायब हो गई। इन लोगों के अंदर का वायरस भी अब निष्क्रिय है। मैं चलता हूँ, विदा। वह ग्याटो की आत्मा थी जो हिटलर को अपने साथ लेकर वापस परलोक पहुंच चुकी थी। मदर वायरस के नष्ट होते ही हिटलर की आत्मा जीवों के शरीर से छोड़ते ही तेजी से सब सामान्य होगा। हिटलर के विशाल रूप में शामिल चंडिका और ब्लैक कैट भी आज़ाद होकर बाहर निकल आईं। हम सब एक के ऊपर एक क्यों चढ़े हैं? ये क्या हो रहा है? सभी एक दूसरे से सवाल कर रहे थे और इनमें मारिया भी शामिल थी। यह सब क्या हो रहा है? माँ, आओ मारिया, अब चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना इतने सवाल उठेंगे कि हम उनका जवाब भी हम नहीं दे पाएंगे। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम लोग? हम यहाँ कैसे आ गए? हम आपको वीटो के पास लेकर जा रहे हैं और बाकी सवालों के जवाब आपको रास्ते में मिल जाएंगे। चंडिका और ब्लैक कैट को भी साथ लेकर सभी वापस राजनगर की तरफ चल पड़े, एक तानाशाह की तानाशाही को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करके। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार तानाशाह कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। इतनी ज़बरदस्त थी ये कॉमिक्स, मैं तो पूरे अपने बचपन में पहुंच गया। सबसे सुपरहिट कॉमिक्स। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए, सोचिए मत। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।